फूड एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लाइफ का। हर किसी को फूड की नीड होती है और फूड काफ़ी प्रकार के होते हैं। इंडिया के हर स्टेट पे अपना एक अलग फूड है और अलग के साथ साथ काफ़ी सारे फूड्स हैं। और हमारे भारत में कई ऐसे जगह हैं और कई सारे स्टॉल्स हैं जहाँ अलग प्रकार के भी फूड मिलते हैं जो कि इंडिया के नहीं हैं, बाहर के वेस्टर्न फूड्स हैं। और इसीलिए इसी फूड के चर्चे में बात करने के लिए हमारे बीच है रोहित अग्रवाल, जो एक फूड ब्लॉगर हैं और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो स्वागत करते हैं रोहित अग्रवाल का इस चैनल पे। वेलकम टू द न्यू एपिसोड। दिस इज़ दीपेश के नागे एंड यू आर वॉचिंग द DK शो। भाई वेलकम टू द DK शो। थैंक यू। कैसे हो? मैं एकदम मस्त, आप बताइए। मैं भी अच्छा हूँ। आपका ये जर्नी है जो सोशल मीडिया का, एक फूड ब्लॉगर होने का, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? जर्नी तो मेरी स्टार्ट ऐसे हुई, मैंने 2016 में मैं इंस्टाग्राम पेज बनाया मज़े के लिए। अच्छा। तो उस टाइम मेरे को ब्लॉगिंग होती क्या है वो तक आइडिया नहीं था। हाँ। मैंने पेज बना लिया क्योंकि उस टाइम लग रहा था कि मेरे को फॉलोअर्स चाहिए, एक अच्छा बड़ा पेज होना चाहिए। मैंने बना लिया शाउट आउट पेज। और 2018 में मैंने 17 ड्रॉप ले लिया था इस पेज से, क्योंकि मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए पुणे चले गया था। मैंने वहाँ जॉब एक्सपीरियंस भी लिया जो कि 5 डेज़ का था। हाँ। और क्योंकि कैंपस सिलेक्शन हुआ था, फैमिली प्रेशर में चले गए, जॉब भी की। बट वो जॉब कल्चर अपन ने कभी देखा ही नहीं फैमिली में, क्योंकि फैमिली मेरी हमेशा बिजनेस फैमिली रही है। तो वो एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि लेना भी था कि जॉब में लोग करते क्या है। बट वो सुबह 7 बजे निकलना और 9 बजे ऑफिस ज्वाइन करना, रात को वापस 9 बजे आना, वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैंने क्विट किया। फिर मैंने MBA की तैयारी की पुणे से। वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो 1 साल बाद मैं वापस बैक टू रायपुर। अच्छा। और फोटोग्राफी को मैं मतलब काफ़ी टाइम पहले से ही पागल था फोटोग्राफी करने के लिए। हॉबी था फोटोग्राफी? बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा। हॉबी नहीं, एक पैशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं इतना जुनूनियत था उसके लिए कि घर से लड़ झगड़ कर मैंने DSLR लिया। उस टाइम DSLR लेना मतलब क्रेज था कि भाई इसके पास DSLR है। तो वो था, मैंने ले लिया था। बट इसको मैंने प्रूव भी किया, काफ़ी सारे कंपटीशन जीते। कॉलेज में जब से मैंने एंट्री की 1 ईयर छोड़ के, तो फर्स्ट टाइम मैंने फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्ट किया। तो डिजिटल कैमरा हुआ करता था निकॉन का, उससे पार्टिसिपेट किया और टॉप 5 में आया था। अच्छा। तो फिर मैंने बताया कि DSLR होता तो आज मैं जीतता। तो पेरेंट्स ने DSLR दिलाया मेरे को। अप्रॉक्स उस टाइम मेरे को 62,000 की वो किट पड़ी, और वो एक ह्यूज अमाउंट होता है मेरे लिए उस टाइम। अभी भी है ह्यूज। तो मैंने ले तो लिया था, बट प्रूफ करना था। नेक्स्ट ईयर फिर हुआ फोटोग्राफी कंपटीशन। तो मैंने पूरी मेहनत की और मैं फर्स्ट भी आया। अच्छा। तो लगातार फिर 3 साल और मेरे पास था, तो मैंने हमेशा फर्स्ट ही आया हूँ कॉलेज में फोटोग्राफी में। फिर ऐसी 2018 में जब मैं वापस रायपुर आया, तो मेरी सिस्टर की बर्थडे थी और मैं एक कैफ़े में बैठा हुआ था। आदत अपनी वही थी, फूड आया, अपन ने फ़ोटो खींचे फ़ोन से, तो लोगों को पसंद आई, काफ़ी पसंद आई। तो कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए थे मेरे साथ में, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया मेरी फ़ोटोज़ को देख के और बोला कि वो फूड ब्लॉगिंग क्यों नहीं स्टार्ट करता, जब फ़ोटोज़ इतनी अच्छी खींचता है तो उसके बारे में लिखना भी स्टार्ट कर। तो मुझे नॉलेज ही नहीं थी फूड ब्लॉगिंग होती क्या है। मेरा फ्रेंड है दिल्ली में, सोशल फ्रेंड ही है, वो फूड वीडियोस और फोटोज़ डालता था इस पे व्हाट्सएप पे। अच्छा। मैं उसको देखते रहता था। तो कभी पूछा नहीं मैंने। मेरे को लगा खाने गया है, अपना अपना क्रेज़ है, मैं भी तो खींचता हूँ, तो वो भी ऐसा होगा। मैंने उससे बात की तो बताया वो मैं फूड ब्लॉगिंग करता हूँ। नॉलेज ली, पेज का नाम चेंज किया, रायपुर फूड ब्योरा मैंने नाम रखा। ब्योरा शब्द इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये हिंदी शब्द है, इसका मतलब होता है डिटेल। और ये मेरे दादाजी बहुत यूज़ करते थे, तो बचपन से मैंने सुना था, चलो आज यहाँ का ब्योरा करते हैं, मैं ब्योरा करने जा रहा हूँ। तो ये सीन था, तो मैंने ये यूज़ किया। मतलब कुछ यूनिक है, सर्च किया गूगल पर, कुछ भी नहीं था इसके बारे में, ब्योरा के बारे में। मतलब सिर्फ एक मीनिंग आया डिटेल, बाकी कुछ भी नहीं था पूरी नेट हिस्ट्री। गवर्नमेंट लोग यूज़ करते हैं ना, सरकारी लोग, ब्योरा निकालो, वो बाद में आया। वो हरियाणा की एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट की। तो मेरी फसल मेरा ब्योरा, वो मेरे पेज के बाद आया है। अच्छा। ऐसा है।
तो वो स्टार्ट हुआ वहाँ से, पेज चालू की, जर्नी चालू हुआ। और 2-3 मंथ्स में वाटर कोलैबोरेशन मिला, होम बेकरी थी जो चॉकलेट्स बनाती थी, उनके थ्रू। तो मेरे को 5 बॉक्सेस चॉकलेट के मिले। अच्छा। तो मैंने उसमें से 4 तो गिव अवे कर दिए ऑन द स्पॉट अपने पेज पर। तो रीच भी मिली, क्योंकि मेरे को एनी हाउ उनको रीच भी देनी थी। एक बॉक्स मेरे को मिला, फिर मैं बोला यार इसमें अपने को जब प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, पैसे भी मिल सकते हैं। तो एक ब्रांड आया था न्यू रायपुर में, आइस क्राफ्ट के नाम से, वो मुंबई की ब्रांड था, और मुंबई की टीम ने मेरे को कांटेक्ट किया था। अच्छा। कि हमको आपसे प्रमोशन कराना है ये ऑल। तो मैंने एक ब्लॉगर्स मीट अरेंज की उनके लिए, जितने इन्फ्लुएंसर्स थे रायपुर के उनको इनवाइट किया, और इन रिटर्न मेरे को वहाँ से 4000 का मिला फर्स्ट मेरा पेड वर्क, और साथ में फूड वाउचर्स मिले 25,000 के, जो मैंने इन्फ्लुएंसर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए थे। अच्छा। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन आप सोशल मीडिया में थे, राइट? मतलब स्टार्ट करें सोशल मीडिया पे, तो आपको पता कैसे चला कि ये सोशल मीडिया मैं यूज़ करूँगा? क्योंकि उस समय शायद इंस्टाग्राम था, फेसबुक था, अभी भी है। जी। तो मेरी स्टार्ट तो इंस्टाग्राम से हुआ है। मैंने फेसबुक पेज तो बहुत बाद में बनाया है। अच्छा, आप इंस्टा पहले बनाया? हाँ, इंस्टा पहले था। यूट्यूब मैंने उस फेसबुक के बाद बनाया, यूट्यूब भी। अच्छा। यूट्यूब मैं चलाता था सिर्फ मूवी देखना, सॉन्ग सुनने के लिए। बाकी कोई आइडिया नहीं था कि उसमें अपन अपना अकाउंट बना सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो धीरे धीरे नॉलेज हुई सब चीज़ों की। फूड ही क्यों, मतलब ये टर्म जो फूड है, आपने फूड ही व्लॉगिंग क्यों किया? इंस्पायर कैसे हुई? हाँ, उसका रीज़न ये था कि मेरे को फूड स्टाइलिंग मैं देखता था बाहर के पेजेस के, कि इस फूड को कैसे प्रेजेंट किया जाए। मास्टर शेफ वगैरह भी आते थे तो अपन उसको देखते रहते थे। एक शो आता था खजाना, खाना खजाना, तो चीज़ें देखते रहते थे। तो इंटरेस्ट तो था, क्योंकि अपन खाने के भी शौकीन थे। कहीं भी जाओ तो सबसे पहले यहाँ क्या नया मिल रहा है जो मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, वैसा कुछ मैं ढूंढता था। तो इसलिए मैंने फूड चुना, क्योंकि कुछ नया खाने मिले। तो जैसे इस फूड इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, फूड व्लॉगिंग, तो आपको एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है? जैसे कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला हो जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए हो कि नहीं मुझे ये करना चाहिए और भी आगे करूँ? हाँ, देखिए कॉम्प्लीमेंट्स तो काफ़ी मिले, बट जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, एक फ़ैन था, उन्होंने मेरे को बताया था कि आप जो काम कर रहे हो और जो आपकी वॉइस ओवर है वो आपका एक यूएसपी है। अच्छा। तो और इसको आप कंटिन्यू रखिए, काफ़ी अच्छा लगता है। और डिटेल्स जो आप प्रोवाइड करते हो फूड के बारे में, वो कोई और नहीं करता, तो वो सबसे अलग है, आपका हट के है। अच्छा। क्योंकि आप वॉइस ओवर कर रहे हो और साथ में वो कर रहे हो, तो ये हमको बहुत हेल्पफुल होता है रिसर्च करने में। और फिर आपकी वॉइस से बाहर अगर किसी के मोबाइल में भी वॉइस सुन लिए तो समझ में आ जाता था कि रायपुर फूड ब्योरा की वॉइस है। अच्छा अच्छा। और सोशल मीडिया, यूट्यूब में कैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया? मतलब इंट्रोड्यूस कैसे करें यूट्यूब से, कैसे उसमें अपना एक अच्छा पहचान बनाए? देखिए, यूट्यूब तो मैं नहीं चलाता था, इंस्टाग्राम ही चलाता था। और फेसबुक मैंने ज्वाइन किया था, उसका भी एक रीज़न था, क्योंकि मोनेटाइजेशन था फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे नहीं था। अच्छा। जब मेरे को पता चला उसका क्राइटेरिया है 6 लाख मिनट व्यूज़ और आपका 10,000 फॉलोअर्स होना चाहिए फेसबुक पेज पर, तो आपको मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, आप वीडियो से अर्न कर सकते हो। तो वही मोटो लेके मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। और यूट्यूब का जब यूट्यूब शॉर्ट्स आया था तब मैंने यूट्यूब चालू किया। कितना वक्त लगा आपको मोनेटाइजेशन तक पहुंचने? देखिए, फर्स्ट चैनल जब मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स जब चालू किया था, तो उसमें मेरे को अप्रॉक्स 2 से 3 साल लग गया मोनेटाइजेशन के लिए। बट जब यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझा कि लोग पसंद क्या करते हैं, आरपीएम क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, ये सब चीज़ों को जाना, तो बोल सकते हैं कि यूट्यूब एक बहुत बड़ा खजाना है जिसको पूरा नहीं ले सकते आप कभी भी। तो मैं इसमें घुसते गया, देखते गया, फिर मैंने न्यू चैनल्स ट्राई किए। अच्छा। क्या बोला इसको करना क्या है? मैंने लॉन्ग वीडियो शॉर्ट बनाना स्टार्ट की फूड की, जिसका चैनल का नाम मैंने रखा इंडियन फूड ब्योरा। और 10 to 12 वीडियोस में मैंने वो चैनल मोनेटाइज कर दिया, जिसको मेरे को अप्रॉक्स 5 to 6 मंथ्स लगे, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डालता था। फिर उसके बाद तो मैंने कई सारे चैनल ट्राई किए जिसको, और मेरा बेस्ट टाइम है 40 to 45 डेज में मोनेटाइज करना यूट्यूब को। तो आपको तो काफ़ी एक्सपीरियंस होगा मोनेटाइजेशन का। हाँ, अभी मैंने यूट्यूब से ड्रॉप ले लिया है। हाँ। क्योंकि मैं अभी काम कर नहीं पा रहा था, बट एक्सपीरियंस इतना हो गया कि मैं 2 से 3 महीने में कोई नए चैनल को मोनेटाइज कर सकता हूँ। अभी जब स्टार्ट हो जाएगा वापस ट्रैक पे आ जाऊंगा, तो फिर मेरे लिए 40 to 45 डेज इनफ है। अरे, अगर एक बंदा नॉर्मल स्टार्ट करता है या बंदी नॉर्मल स्टार्ट करते हैं यूट्यूब जर्नी अपना, या फॉर द मोनेटाइजेशन, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या होगा? मतलब
किस चीज़ों को उसको ध्यान रखना है और किस चीज़ों को फोकस करना है कि वो मोनेटाइजेशन तक जल्दी पहुंच पाए? देखिए, अगर आप कोई नया चैनल बना रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि मैं किस में ज़्यादा ध्यान दे सकता हूँ, क्योंकि जब इंटरेस्ट आएगा तो आप काम अच्छा करोगे। करेक्ट। तो आपका नीश तैयार हो गया। जस्ट सपोर्ट फूड ही ले लो, तो आप एक पहले ही लिस्ट तैयार कर लो कि मेरे को पर डे वीडियो डालना है, वीकली डालना है या मंथली डालना है। तो आप डिसाइड कर लिए, बट आपको रहना कंसिस्टेंसी है कि आपको वन डे में एक वीडियो डालनी है या वीक में एक वीडियो डालनी है आपको, बट वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर ट्यूसडे डाला है तो ट्यूसडे ही डालना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि एल्गोरिदम को समझ आता है कि हाँ इस दिन वीडियो आ रही है और इसकी रीच मिल रही है इस पेज को, इस चैनल को, तो वो आपको कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा अपने आप को। और आप एक कंटेंट तैयार रखिए अपना कि मेरे को नेक्स्ट ये डालना है, नेक्स्ट ये डालना है। और थोड़ा सा यूट्यूब में ना हुक देना ज़रूरी है शुरू में, और उसका थंबनेल सबसे इम्पॉर्टेंट है। हुक क्या होता है? हुक होती है कि आप आजकल क्या है, सभी बहुत कम टाइम देते हैं कोई भी कंटेंट को देखने के लिए। 2 सेकंड देखे, 3 सेकंड देखे, लगा बोरिंग चल रहा है या इंट्रोडक्शन चल रहा है, स्किप कर देंगे। दूसरा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और कंटेंट सेम कंटेंट आपको बहुत मिलेगा, आपका ही क्यों देखेंगे लोग। तो हुक देना जरूरी है। अगर आपने स्टार्टिंग के 3 सेकंड 5 सेकंड ऑडियंस को बैठा लिया तो आपका 1-2 मिनट तो वीडियो देखेगा, फिर एक और हुक दे दो आप बीच में। हुक बेसिकली आप क्वेश्चन पूछ लो स्टार्टिंग में ही उसी टॉपिक से, कि भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा हुआ, कोई फैक्ट बता दो, तो वो ऑडियंस को बांध के रखेगा आपके। अच्छा। और थंबनेल जो दिखता है वो चलता है, ये तो आपने सुना होगा। मस्ट है, थंबनेल मस्ट है। यूट्यूब के अलावा मोनेटाइजेशन का बात हम करेंगे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या है? हाँ देखिए, मेरे लिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे लिए फेसबुक। अच्छा। क्योंकि उसमें ऑडियंस बहुत कम लोग जानते हैं कि फेसबुक से रेवेन्यू जनरेट होता है। बहुत होता है। अच्छा। उसका रीज़न ये है क्योंकि ऑडियंस यूट्यूब की जो है वो स्पेसिफिक है। वो अगर किसी को पसंद कर लिए तो उसी को देखेगी। करेक्ट। किसी चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर लिए तो उसी को देखेगी। और फेसबुक की ऑडियंस है कि उसको नया चाहिए, हमेशा नया चाहिए। तो वहाँ आपके चांसेस बढ़ते हैं कि आपको ऑडियंस अच्छी मिल जाए और नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा मिल जाए, तो आपकी रीच बहुत ज़्यादा जाएगी और आपको मेहनत नहीं करनी उसमें। आप रॉ भी डालोगे तो भी चलता है फेसबुक पे। और यूट्यूब पे बहुत एडिटिंग करनी पड़ती है। तो मेरे लिए इजी प्लेटफॉर्म भी है और सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा उस पर। लेकिन जो भी सोशल मीडिया है वो हमेशा चाहता है कि नया ट्रेंड का चीज़ में चलूँ या कुछ नया चले, कुछ नया मिले। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नहीं ये चीज़ नया ट्रेंड का चल रहा है फॉर द मोनेटाइजेशन, फॉर द न्यू पीपल? वो लोग कैसे जानेंगे कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, ये अभी ट्रेंड पे चल रहा है? देखिए, अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो आपको ट्रेंड तो फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो। और जब आप रेगुलर यूज़ करते हो तो आपको ट्रेंड सेट समझ में आ जाता है, कौन सा सॉन्ग ट्रेंडिंग में है, क्या टॉपिक ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाना है। इस फील्ड पे कोई आपका ऐसा बिगेस्ट फेलियर जहाँ पर लगा होगा कि नहीं ये चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा कुछ आया है? बोल सकता हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया था ये, तो ऑलरेडी जो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स थे, हाँ, तो सडनली उनको नया पेज दिखा और 8000 फॉलोअर्स से दिखा, क्योंकि मैंने अपने पेज का रीनेम किया था। हाँ। तो सडन इम्पैक्ट पड़ा मार्केट में, क्योंकि मैं बहुत कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम कर रहा था कि अचानक सडनली एक नया पेज कैसे आ गया और इतना ग्रोथ कैसे कर रहा है। अच्छा। और इसको नया काम मिल भी रहा है, पेड भी मिल रहा है और बड़ी कंपनी से मिल रहा है। तो मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, बट मेरे को कांटेक्ट किया गया और बताया गया कि साथ में काम करते हैं। मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। मैंने काम किया और एट द एंड लास्ट में हुआ, अलग हुए, अपार्ट हुए हम लोग कुछ टाइम बाद। तो एक चीज़ समझ में आई, वहाँ मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर आप ग्रो कर रहे हो ना तो आपको रोकने वाले बहुत आएंगे। बिल्कुल। तो उस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन आपको सपोर्ट कर रहा है और कौन आपको रोक रहा है। जी। तो उस चीज़ से मैं समझा और जाना कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए आगे अगर ग्रोथ करनी है तो। कभी ऐसा बिग अचीवमेंट सोशल मीडिया में? बिग अचीवमेंट तो अभी रिसेंटली 100K किया था मैंने कंप्लीट इंस्टाग्राम पे। हाँ। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट्स है। प्लस अभी मोदी गवर्नमेंट ने एक वो कराया था इन्फ्लुएंसर मीट, फेस्ट करवाया था इन्फ्लुएंस जी। हाँ। तो उसमें भी मौका जाने का मिला और रायपुर से इन्फ्लुएंसर में मैं ही शायद था
कैसा था एक्सपीरियंस? तो वो एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी बहुत अच्छा था। हाँ और नए नए लोगों से मिले, नए बड़े इन्फ्लुएंसर से मिलना हुआ एक्चुअली, क्योंकि वर्ल्ड पूरे इंडिया में हर जगह से इन्फ्लुएंसर्स आए थे और जिनको हम फॉलो करते हैं वो भी आए थे, तो उनसे मिलना, उनसे कुछ सीखने मिला। उसके बाद मैंने एक नया पेज भी स्टार्ट किया, किसी से इंस्पायर हो गए। हाँ। तो ये सारी चीज़ें, अचीवमेंट्स काफ़ी अच्छे थे। अच्छा। अब बात करते हैं फूड से, तो आपका कोई बचपन का यादगार वाला फेवरेट फूड हाँ, बचपन जो आप भूल नहीं सकते? देखा जाए तो मैं, देखिए, एक तो मलाई ब्रेड मैं बहुत खाता था बचपन में, मेरे को ब्रेड वाली चीज़ें बहुत पसंद थी। मलाई लगाई ब्रेड पे, शक्कर डाली, और जब भी हल्की फुल्की भूख लग रही मैं वही खाता था। वही प्रीफर करता था। हाँ। प्लस जो मेरा आज भी फेवरेट है वो है एक दिन पुराना पराठा। जैसे रात को बनाओ सुबह खाना है, तो वैसे पराठे मेरे को बहुत पसंद है। उस पर अचार लगाया, नमकीन डाली, तो मेरा फेवरेट फूड है। मतलब कितना ऑथेंटिक है, देखा जाए तो पुराने लोग ऐसे ही खाते थे। मेरा आज भी फेवरेट है और बचपन में भी बहुत खाया हूँ वो। अच्छा। और ऐसा कोई ट्रेडिशनल फूड जो आपको काफ़ी आज भी? देखिए, मैं एज अ मारवाड़ी ट्रेडिशनल फूड बोलूँगा तो मेरे को दाल बाटी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। हाँ। दाल बाटी मेरा फेवरेट है। हाँ। ट्रेडिशनल में अगर जाएंगे तो। बट दाल बाटी खाने का भी ना एक तरीका है अपना, उसको वैसे ही खाओगे तो ही मज़ा आएगा। अच्छा। और साथ में सब चीज़ें होनी चाहिए। कैसा होता है वो तरीका? ये देखिए, एक तो दाल बाटी, गट्टे की सब्जी या फिर कड़ी, एक खट्टा कुछ हो गया, साथ में चटनी लहसुन का, और अपना पुदीना धनिया का, प्याज। पहले बाटी को लो, अच्छे से चूरा करो, घी डालो, उसमें दाल डालो, कड़ी डालो या गट्टे की सब्जी डालो, आप चटनी यूज़ कर, अगर लहसुन प्याज खाते हो चटनी डालो, और उसको फिर खाओ आप, वो भी हाथ से, चम्मच से नहीं, मसल के। तो वो खाने का टेस्ट अलग ही आता है। और फिर साथ में चूरमा हो तो अलग ही मज़ा है। हाँ, चूरमा मीठा होता है ना? हाँ जी, वो भी जो बाटी, जिस डो से बाटी बनती है उसी डो से चूरमा बनता है। उसमें शुगर ऐड कर देते हैं और घी ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा। आप कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो करते हो? नहीं, मतलब फूड बस टेस्टी होना चाहिए? हाँ, अच्छा होना चाहिए, और कुछ नया मिल जाए तो और सोने पे सुहागा है। और इस रायपुर में आपके लिए सबसे बेस्ट होटल जहाँ आप यूजुअली हमेशा जाते हो? रिसेंटली मेरा फेवरेट अभी लघु में, क्योंकि मैं निकलूँ और मेरे को कॉफ़ी पीने की इच्छा हुई, मैं वहीं बैठ जाता हूँ। अच्छा। और वहाँ एक और रीज़न है, क्योंकि वहाँ के डेजर्ट्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, कौन से डेजर्ट्स? वेस्टर्न डेजर्ट्स में है, जैसे कि आप बकलावा क्रोसन। बकलावा क्रोसन जी। बकलावा सुना है, क्रोसन क्या है? वो एक आपने पैटी सुनी है, क्रिस्पी? हाँ। क्रोसन भी वैसे ही बनता है। हाँ। क्रिस्पी रहता है आउटर पार्ट, अंदर सॉफ्ट होता है, और उसके अंदर बकलावा भरा हुआ रहता है। तो वो मेरा फेवरेट है वहाँ का। और बाकी ड्राई केक्स हो गए और पेस्ट्रीज हो गई, तो वो सारी चीज़ें मेरे को वहाँ की अच्छी लगती हैं। बकलावा टर्किश डिश है जी। टर्किश डिश है। और भी चीज़ें हैं टर्की की? बकलावा कई टाइप्स आता है, चीज़। हाँ, काफ़ी टाइप्स के आते हैं बकलावा। रोज़ हो गया, पिस्ताचियो हो गया, चीज़ में आ गया, तो वेरिएंट है बकलावा के। कुनाफा खाया है? हाँ, और अभी रिसेंटली कुनाफा से एक स्टोरी बताता हूँ। मैं, मतलब मेरे को 1 month 2 month पहले मैंने एक वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे, जो कि इंदौर की थी। अभी काफ़ी ट्रेंड में आया इंदौर का कुनाफा। एक दीदी हैं, वो बनाना स्टार्ट किए वहाँ पे स्ट्रीट में। हाँ, मैंने भी देखी है। तो उसको देख के मेरे को बहुत क्रेविंग हो गई थी, मेरे को कुनाफा खाना है। और मेरा एक फ्रेंड है, मतलब जिससे मैं हर चीज़ शेयर करता हूँ। मैंने बोला यार कुनाफा खाना है अपने को, इंदौर जाना पड़ेगा फिर। अच्छा। अब मैंने देखा 1 हफ्ते पहले रायपुर में स्टार्ट हुआ है यहाँ। हाँ जी। अच्छा। बट मैं उसको अभी तक खाने नहीं जा पाया हूँ। समाओ मैं कुछ काम में बिजी चल रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो वो है, बट उसको मेरे को जल्दी ट्राई करना है। मैं आपको एक लोकेशन बताऊंगा हैदराबाद में, वहाँ का कुनाफा काफ़ी फेमस है। हैदराबाद मैंने अभी तक विजिट नहीं किया, बट जरूर करूँगा। प्लीज करना, टर्किश कुनाफा, टर्किश बकलावा ही नाम है उस जगह का। ओके। आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो वो मिल ही जाएगा। मॉल पे भी है, सरदार सिटी मॉल पे। तो अगर आप जब भी टेस्ट कर लोगे ना तो वहाँ जरूर जाके उसको टेस्ट कर लेना, ट्राई करते हैं। मेरे हिसाब से वो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट वहाँ का ही है। ट्राई करते हैं, क्योंकि हैदराबाद की तो मैंने अभी तक 2 ही चीज़ ज़्यादा फेमस सुनी है। हाँ, बिरयानी और कराची बिस्किट। नहीं, और भी चीज़ें, आप आओ एक बार खिलाते हैं। बिल्कुल ट्राई करते हैं। आपने मंदी ट्राई किया है? नहीं, मैं वेजिटेरियन। आपने अगर ना, हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वेजिटेरियन ओनली। ओके। नो, वेजिटेरियंस ओनली। वो 2 टाइप का होता है, वेज नॉन वेज। ओके।
ये कोई स्पेसिफिक नहीं कि नॉन वेज ही है, वेज भी होते हैं, ओके और वो लिटरली दिखता है कुछ बिरयानी जैसा, जैसे वेज बिरयानी। बट इफ वेन एवर यू ईट दैट मंडी, राइट, डेफिनेटली यू गोना लाइक फॉरगेट बिरयानी एंड यू नेवर गोना ईट द बिरयानी। आप कभी नहीं खाओगे, ओके। वो इतना टेस्टी होता है। चलिए मैं रायपुर में सर्च करता हूँ इस चीज़ को, अगर मिलेगा तो पहले यहीं ट्राई लेकिन करता हूँ। वो एक स्पेसिफिक होटल है जिसका टेस्ट वन ऑफ द बेस्ट है, फाइनेस्ट, वो मंडी 36 है। ओके वहाँ का खाना, तो अगर आप फूड ब्लॉगर हो तो आपको एक अच्छे से जगह बता देता हूँ, और आप उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ बिरयानी नहीं खाओ। आप हैदराबाद के बारे में इतना जानते हैं कैसे? मैं भी बहुत समय हैदराबाद में रहा हूँ, इनफैक्ट हमारा घर भी है, That's तो मेरा great. जॉब भी हैदराबाद में। मतलब जब नेक्स्ट टाइम हैदराबाद विजिट करना हाँ, हो तो आपको बिल्कुल, पहले बिल्कुल, कांटेक्ट करना मुझे पड़ेगा। कांटेक्ट करो, साथ में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर भी खुलना। अगर आप फूड होते तो क्या होते? मैं अगर फूड होता, मैं पराठा ही होना चाहता। उसका रीज़न ये है कि ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी जाओ आपको पराठा मिल ही जाएगा। और मैं चाहता कि अगर मैं फूड हूँ तो मुझे हर कोई टेस्ट करे, तो मैं होता तो फूड में अगर मैं होता पराठा होना चाहता। कभी मतलब किसी भी स्ट्रीट फूड्स में जाके अगर कुछ भी कोई नया फूड इंट्रोड्यूस करते हो तो कभी उसका हिस्ट्रीज देखते हैं क्या, मतलब कि कहाँ से आया होगा ये फूड, या कुछ कुछ चीज़ों का कभी सर्च कर लेते हैं। वैसे तो सर्च किया नहीं है अपन ने कभी, हाँ, बट कुछ कुछ चीज़ें कभी वीडियो देख लिए या फिर कहीं से नॉलेज मिल गई तो बिल्कुल उसको इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। फिर अगर आपके पास बहुत पैसा होता तो सबसे बेस्ट डिश आप क्या खाते हर दिन? हर दिन? हाँ, हर दिन। मेरे को तो इंडियन फूड और माँ के हाथ का फूड ज़्यादा पसंद है। अगर देखा जाए तो चाहे कितना भी पैसा आ जाए मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और हर दिन तो मेरे को नहीं लगता कि घर के खाने से ज़्यादा कंफर्ट कोई और फूड होगा। कभी ऐसा हुआ कि कोई आप अच्छे जगह कुछ नया फूड टेस्ट करने गए हो, सोशल मीडिया में दिखाने, और आपका एक्सपीरियंस बड़ा वर्स्ट रहा है कि नहीं यार गलत जगह आ गया? कई बार हुआ है, काफ़ी जगह हुआ है। स्पेशली बाहर जब जाओ तो अपने को आइडिया नहीं रहता कि कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी है, और अपन ऐसे ही चले जाते हैं, अरे यार ये बाहर से बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा है रेस्टोरेंट, चलिए इसी में खाएंगे, इसी में ट्राई करते हैं। मेन्यू देखते हैं, अतरंगी नाम लिखे हुए हैं, रहना वही चीज़ है, नाम कुछ और लिखा हुआ है। तो कई बार बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं मिली हो। रायपुर में भी एक मेरे साथ इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि VIP रोड में एक कैफ़े था, अब नहीं है। तो वहाँ मैं ऐसे ही सडनली विजिट किया, फ्रेंड्स भी थे साथ में। मैंने 3 से 4 आइटम वहाँ पे ऑर्डर किए और सभी ख़राब थे। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो होता है कई बार अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, एक्सप्लोर करो तो। इंदौर में मेरे को काफ़ी फूड ऐसे मिले जिसको मैं कभी मिस छोड़ नहीं सकता। फूड तो ऑसम है, बहुत awesome। मैं भी टेस्ट किया और एक भी ख़राब नहीं लगा। हाँ नहीं, मतलब मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ है। अलग ही लेवल था। इंदौर बोला जाए तो खाना खजाना है पूरा। आप छत्तीसगढ़ पे हो, यहाँ का कुछ ट्रेडिशनल फूड जो आपको पसंद है? देखो छत्तीसगढ़ का ट्रेडिशनल फूड मेरे को जब भी खाना है मैं गढ़कले पे जाता हूँ। अच्छा। और वहाँ सबसे ज़्यादा मेरे को जो पसंद है वो माड़ा पीठ है। माड़ा पीठ क्या होता है? काइंड ऑफ फरा है। फरा का बड़ा भाई बोल लो। मतलब हाफ इडली जैसा बनता है वो। और उस पर ना जो तिल और राई होती है उसका भगार लगता है मिर्ची के साथ। अच्छा। तो उसका जो मसाला होता है वो खाने में काफ़ी मज़ा आता है। इसलिए मेरा फेवरेट है वो, फरा से भी ज़्यादा फेवरेट है। और टेस्ट मान के चलिए इडली के 2 पीसेस कर दिए हो वैसा ही है। वेजिटेबल में कुछ जो आपको बड़ा पसंद हो? वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल में बात करें तो मैं सब लोग करेले से दूर भागते हैं, मेरा करेला फेवरेट है। बट शर्त यह है कि मेरी माँ के हाथ का होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो करेले का ना टेस्ट ही चेंज कर देते हैं बनाते हैं तो। वो एकदम क्रिस्पी करेला बनाते हैं, सॉगी नहीं रहता वो, तो खाने में मज़ा आता है उसको। आपको डोसा पसंद है? हाँ। यहाँ कोई ऐसा लोकेशन जहाँ काफ़ी अच्छा हो? मतलब काइंड ऑफ आपको ट्रेडिशनल डोसा या फिर सिगड़ी डोसा? इट्स अप टू यू। सिंधी डोसा भी होता है? सिगड़ी डोसा। हाँ। तो सिगड़ी डोसा अगर मेरे को खाना रहता है तो मैं प्रीफर करता हूँ या तो MG रोड या फिर मरीन ड्राइव पे सिप एंड वाइट करके एक कैफ़े है जहाँ का सिगड़ी डोसा मेरे को काफ़ी पसंद है, स्पेशली पिज़्ज़ा डोसा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप ये व्लॉगिंग करने जा रहे हो, फूड व्लॉगिंग, और आपके फैमिलीज हो सकता है कि एक प्रकार से आपको स्टॉप करे कि बेटा तू क्या कर रहा है? जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मेरी फैमिली बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थी इसमें। अच्छा। मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला इस चीज़ में फैमिली से। क्योंकि हुआ ऐसा था कि मतलब
एक मेरी फैमिली जहाँ बिलोंग करती है और जिस जगह से बिलोंग करती है, बिजनेस कल्चर रहा है शुरू से, और मैं ये शूट कर रहा हूँ। कुछ उस टाइम था भी नहीं कि इसमें क्या करियर है क्या नहीं है, तो वैसे ही था, घर में बिल्कुल सपोर्ट नहीं किए। और अगर कहीं शूट कर रहा हूँ, कोई देख लिया, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, तो बस एक ही बात बोलते थे, आपका बेटा तो चाट पकौड़ी की वीडियो बना रहा था, फोटो खींच रहा था, उसको ऐसा देखें और रोकते क्यों नहीं हो, आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने काफ़ी सुनी है और 2-3 सालों तक सुनी है। हाँ। इवन आज भी कुछ टॉपिक्स पे बात हो ही जाती है इस पे। तो देखिए, सपोर्ट और आपका अगर जुनूनियत है आपके अंदर और पैशन है, तो आप हर चीज़ में आगे हो सकते हो। तो वही चीज़ मेरे को इसको रोकने से रहा कि नहीं, मेरे को करना है। मैंने सुनी, आज भी सुन रहा हूँ कई लोगों की, सुनता भी हूँ, बट अब मैं इग्नोर करना सीख गया हूँ। हाँ, वही है, अपना काम ही करना चाहिए हाँ जी। लोगों को। इंडिया में काफ़ी अलग अलग स्टेट्स हैं और मेरे हिसाब से हर स्टेट का अपना एक अलग ही खाने का लेवल है। हाँ, सबका हर स्टेट का एक टेस्ट अलग है। तो आपने सबसे मतलब बहुत एक्सपीरियंस कहाँ से लिया? जैसे साउथ का खाना हो गया या आंध्र प्रदेश का, छत्तीसगढ़, आपको कहाँ का ज़्यादा पसंद है? अब देखो, मैंने साउथ भी विजिट किया है, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। हाँ ग्वालियर स्टेट से। हाँ। तो एमपी का फूड ना मेरे को बहुत पसंद है। एज एनी स्पेसिफिक फूड? देखो, इंदौर में आप कुछ भी खाओ, खिचड़ी एमपी की अगर आप खाओगे ना तो एक अलग टेस्ट आती है। अच्छा। दाल खिचड़ी, हाँ। जिसे बहुत ओवररेटेड लेते हैं लोग, लाइट में ले लेते हैं, अरे खिचड़ी तो है, हर जगह नहीं ट्राई करते। बट मैं बोलता हूँ, अगर इंदौर और मालवा साइड का खिचड़ी आपने खा लिया तो आप हर जगह खिचड़ी भूल जाओगे। स्पेशली मेरी फेवरेट है इंदौर में खिचड़ी, गुरु कृपा की पंजाबी खिचड़ी, तो बहुत टेस्टी आती है। उसका सर्विंग स्टाइल भी बहुत अलग है, लहसुन के सेव साथ में देंगे, दही साथ में देंगे, और काफ़ी बड़ा प्लेटर आता है उनकी खिचड़ी का, जिसको एक पोर्शन को 2 से 3 लोग आराम से खाएंगे, और काफ़ी टेस्टी है। आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो या फिर स्वीट? मैं माइल्ड फूड, मतलब ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो और स्वीट भी ना हो। वैसे तो मेरे को स्वीट्स ज़्यादा पसंद है, बट फूड में अगर बात करें तो फिर माइल्ड। आपकी नज़र में फूड क्या है? खाना तो इमोशंस है, भावना है। बिल्कुल। अच्छा, और अपार्ट फ्रॉम होम फूड, कहीं बाहर का खाना, यूजुअली जो फ्रेंड्स के साथ जाते हो, हाँ। तो ऐसा कोई आपका लोकेशन है जो आप एकदम यूजुअली, नहीं मेरे को वहीं जाना है? रायपुर में? हाँ, नहीं रायपुर छोड़ दो, कहीं और भी। जैसे रायपुर की अगर बात करें तो रेस्टोरेंट से ज़्यादा प्रीफर करता हूँ मैं ढाबा, और रायपुर में बलवीर ढाबा जो जनरली मैं चूज़ करता हूँ जाने के लिए। उसका रीज़न है क्योंकि जब बलवीर ढाबा बहुत छोटा सा था, मतलब 2 या 3 टेबल का सेटअप रहा होगा, तब से मैं वहाँ विजिट कर रहा हूँ। और एक टाइम ऐसा हो गया था कि मैंने मंथली विजिट किया है, डेली। हाँ। तो वहाँ से एक इमोशन जुड़े हैं, सब चीज़ जुड़ी। अभी तो बहुत बड़े लेवल पे हो गया वो, और काफ़ी टेस्टी फूड है हमेशा से। बट अभी थोड़ा, हाँ, फूड थोड़ा बोलूँगा कि डिसअपॉइंट करता है वहाँ का, बट अब फिर भी मैं प्रीफर करता हूँ वहीं जाना। तो हम लोग बात कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा कि कॉफ़ी कहाँ अच्छा मिलता है। रायपुर की बात करें तो कॉफ़ीज़ में अभी देखा जाएगा तो रायपुर कॉफ़ीज़ कल्चर में काफ़ी ग्रो कर रहा है। अच्छा। और विद इन 1 ईयर में यहाँ पे इतने सारे ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स काफ़ी खुल चुके हैं। हाँ। स्टारबक्स के 2 ब्रांच आ चुके हैं रायपुर में। हाँ। और कॉफ़ी कल्चर लोग अप्लाई कर रहे हैं, बहुत लोग बढ़ रहे हैं, कॉफ़ी लवर काफ़ी हो गए रायपुर में, पहले नहीं हुआ करते थे। और अच्छी कॉफ़ी, बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलने लग गई रायपुर में। और मेरे से अगर बात की जाए पर्सनली तो मैं स्टारबक्स प्रीफर नहीं करता। मेरे को भी उतना कोई ख़ास नहीं लगा है। उसका रीज़न क्योंकि उनकी जो प्राइस सेगमेंट है, एक अगर नॉर्मल पर्सन अगर कॉफ़ी पीने जा रहा है तो रेगुलरली उसको नहीं पी सकता, पॉइंट ऑफ प्राइस बात करें तो। बट हाँ, लोकल कैफ़ेज़ इतनी अच्छी कॉफ़ी बीन्स के साथ कॉफ़ी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको जैसी कॉफ़ी पीना आपको मिल जाएगी, तो वाई नॉट अपन अपने लोकल ब्रांड्स को प्रेफर करें। एक कैफ़े में गया हुआ था हैदराबाद पे, वो कैफ़े पे मैं एक मेन्यू पे कॉफ़ी का नाम देखा, एराको कॉफ़ी। तो उसमें पहले मैं सोचा कि कहीं बाहर का ब्रांड है, और काफ़ी फेमस कॉफ़ी है वहाँ का, टेस्ट काफ़ी अच्छा था। बाद में पता चला वो अपना वही अरकू है, अरकू वैली, विशाखापट्टनम से बीच में जो पड़ता है। ओके।
और तब मुझे पता चला कि जो बेस्ट क्वालिटी के कॉफ़ी जो होते हैं वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाते हैं। हाँ मगी माइट भी वो वहाँ से आया होगा पैकेज होके, और जो लो क्वालिटी के रहते हैं वहाँ मिलते हैं शायद, इसलिए आप अगर वहाँ पर टेस्ट करोगे तो आपको लगेगा यार उतना मज़ा नहीं आया। बट रियल जो वहाँ का क्वालिटी है अरकू का कॉफ़ी का, वो हाई लेवल का है, बहुत अच्छा कॉफ़ी बनता है वहाँ से। इसका एक वो है कि अरकू वैली में अगर आप कॉफ़ी बीन्स ढूंढ रहे हैं तो एक तो आप सोच तक पहुँच नहीं पाओगे, दूसरा अगर आपको नॉलेज है तो आप पहुँच भी सकते हो, बट अगर आप वहाँ ट्राई करोगे ना तो लोगों का डिसअपॉइंट क्यों होते हैं, लोग वहाँ जो ट्राई करते हैं लोकल साइट्स में जो पहुँचता है वो कॉफ़ी का पाउडर पहुँचता है। हाँ, अब वो आप पियोगे तो आपको नॉर्मल टेस्ट ही लगेगा, कुछ हाई लगेगा नहीं, क्योंकि आप बीन्स मिल ही नहीं रहा आपको, जो ओरिजिनल बीन्स है तो वो मिल ही नहीं रहा है, वो पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है और इतने क्वांटिटी में एक्सपोर्ट हो रहा है कि वो पूरा नहीं कर पा रहे उसको, तो लोकल मार्केट में कहाँ देंगे। करेक्ट। वैसे अगर रायपुर में आप कॉफ़ी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी कल्चर बढ़ गया है रायपुर का, यहाँ आगे भी बीन्स ट्राई कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कॉफ़ी आपने सबसे और अलग वैरायटी कॉफ़ी ट्राई किया है? हाँ कॉफ़ीज़ तो मैंने काफ़ी वैराइटीज़ में ट्राई की है। सबसे एक्सपेंसिव कॉफ़ी होता है सीवेट कैट कॉफ़ी। वो बेसिकली क्या होता है कि एक बिल्ली होती है जिसको सीवेट कहते हैं जी, उस बिल्ली को कॉफ़ी का फल को खिला दिया जाता है, बिल्कुल, और जो उसकी पूप होती है उसको सुखा के उसे बीन्स बनता है, वो वर्ल्ड का सबसे महंगा कॉफ़ी होता है। जी जी। आजकल एक नया कॉफ़ी इंट्रोड्यूस हुआ है, एलिफेंट पूप कॉफ़ी। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, तो कॉफ़ीज़ की बहुत वेराइटीज़ हैं। ओके। अच्छा, आपने पोहा खाया है? हाँ। सबसे बेस्ट पोहा कहाँ लगता है? रायपुर में? होल ओवर छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में तो पोहा मेरे को मैं प्रीफर कम करता हूँ, क्योंकि मैं एमपी से रहने वाला हूँ, तो एमपी का पोहा आप जानते हो बहुत फेमस है, इंदौर का। हाँ, अगर भोपाल में भी आप खाओगे तो वो टेस्ट मिल जाएगा आपको। रियल वे में जैसा पोहा बनता है वो इंदौर खिलाता है, क्योंकि वो स्टीम करके। हम जो पोहा यहाँ खाते हैं वो फ्राइड होता है। अपन घर में भी फ्राइड ही बनाते हैं, क्योंकि जल्दी बनता है, क्विक है, और स्टीम पोहा में मेहनत ज़्यादा है, टेस्ट बट वो लाइट भी रहता है, टेस्ट भी देता है। हाँ, तो ऐसा है। रायपुर में भी इंदौरी पोहा मिलते हैं 2-3 जगह, वही प्रीफर करता हूँ अगर प्रीफर करना है मेरे को तो। जयस्तंभ चौक हो गया आपका, 1-2 जगह और मिलते हैं। जब आप सोशल मीडिया पे पहला अपना फूड व्लॉग डाले थे तब वो कुछ याद है वो कहाँ का था होगा? अगर देखा जाए ना, सोशल मीडिया पे जब मैंने पेज स्टार्ट किया था, मैं फिर वही अपना जो जर्नी स्टार्ट किया था जिस कैफ़े से, उस कैफ़े के फर्स्ट मेरा पोस्ट वहीं का था। अच्छा। और वो कैफ़े को जब मेरे को पता चला कि फूड ब्लॉगिंग होती क्या है, उस टाइम मैंने जो फूड पिक्चर्स ली थी वही पिक्चर्स अभी मेरे पेज पे फर्स्ट है। आपको वेस्टर्न फूड ज़्यादा पसंद है या इंडियन फूड? इंडियन। हेल्दी कौन सा है आपके लिए? मेरे लिए तो देखिए, हेल्दी और अनहेल्दी फूड है ही नहीं मेरे लिए, तो फूड अच्छा है तो मैं तो सभी प्रीफर करता हूँ। बट अगर कोई डाइट कॉन्शियस है तो और ऑब्वियस सी बात है कि वो वेस्टर्न ब्रेकफास्ट और ये सब चीज़ें ट्राई करेगा। कोई ऐसा फॉरेन फूड जिसको आप चेंज करके इंडियन फूड में चेंज करना चाहो, जैसे पिज़्ज़ा हो गया या बहुत वेस्टर्न फूड? पिज़्ज़ा देखा जाए तो पिज़्ज़ा की भी देखो, इंडियन अपन सब जुगाड़ पे चलते हैं, और इंडियन में जितना इनोवेशन होता है वो कहीं और नहीं हो सकता। तो पराठा पिज़्ज़ा बनने लग गया है, रागी का बेस बनने लग गया पिज़्ज़ा बेस, तो ये सारी चीज़ें आप उसके अल्टरनेट में ट्राई कर सकते हो अगर आपको पिज़्ज़ा चाहिए। और इवन खाकरा जो गुजराती डिश है उस पर भी पिज़्ज़ा बनने लग गया है, तो काफ़ी लाइट होता है। अगर आपका पिज़्ज़ा क्रेविंग हो रही है तो टॉपिंग्स तो आपकी पिज़्ज़ा वाली आ ही रही है उस पर, तो आप वो खा सकते हो। आपने कभी बस्तर, छत्तीसगढ़, जगदलपुर के साइड का खाना ट्राई किया है? हाँ देखिए, मैंने जगदलपुर तो विजिट किया है, बस्तर विजिट किया है, बट वो काफ़ी टाइम हो गया तो एक्चुअली अच्छे से याद नहीं है कि मैंने वहाँ ट्राई क्या किया है। कभी जाओगे तो एक्चुअली वहाँ का जो मेन फूड है वो बरसात पे मिलता है। वहाँ के मशरूम्स बहुत फेमस होते हैं। ऑयस्टर मशरूम? नहीं, वहाँ के 3-4 टाइप के मशरूम्स होते हैं। जैसे एक बहुत फेमस है, बोड़ा बोलते हैं, जो बिल्कुल गोल होता है, ब्लैक सा। दूसरा होता है पूटू, यानी वो भी एक मशरूम का टाइप है, वो लंबा डंडी होता है और ऊपर का छोटा सा होता है। वैसे ही छाती, ऐसे कई काइंड ऑफ। फोटो मशरूम तो यहाँ भी मिलता है, बट वो जो उस पे भी ना वेराइटीज होते हैं। तो कभी आप वहाँ जाते हो तो उसको ट्राई करो। बिल्कुल, क्योंकि वो वहाँ का एक कल्चरल फूड है। बिल्कुल बिल्कुल जी। यहाँ पर बात करें आपकी फूड जर्नी को लेके, तो आप रायपुर में ही कर रहे हो या फिर रायपुर से बाहर? देखिए, मैं बेसिकली देखा जाए तो रायपुर तो करता ही हूँ, बट मैं एज अ ट्रैवल
ब्लॉगर, मैंने अभी ट्रैवलिंग स्टार्ट की है, तो जहाँ मैं ट्रैवलिंग करता हूँ वहाँ का फूड भी कवर करता हूँ। मैं ट्राई तो करता हूँ एटलीस्ट उसका ब्लॉग ना आए, वो बात की बात है। हो सकता है मैं सेटअप ना लेके गया हूँ या फिर उस मूड से ना गया हूँ कि मेरे को वहाँ का फूड शूट करना है, बट मैं ट्राई हर बार जहाँ भी जाता हूँ ऐसी चीज़ें करता हूँ कि वहाँ का ऑथेंटिक हो या फिर वहाँ काफ़ी पॉपुलर हो या मुझे ट्राई करना ही है, नया हो कुछ, तो मैं ट्रैवलिंग के साथ नए नए फूड्स ट्राई करते रहता हूँ। ऐसे कोई अजीब फूड आपको मतलब हुआ है एक्सपीरियंस, जैसे कि आप खाए हो और ना उसको आपको अच्छा लगा ना बुरा लगा, कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस? हाँ, जैसे मैं बताता हूँ कि देहरादून में एक बर्गर शॉप है जो अनोखे टाइप के बर्गर बनाते हैं, क्योंकि बर्गर कभी आपने देखा है कि उसके बन को फ्राइड किया गया हो? एक्चुअली नहीं किया जाता। वहाँ बिकता वैसा ही है, देहरादून में है, काफ़ी पॉपुलर शॉप है। और आपका बन लेंगे, ऑयल की कढ़ाई में पुट करेंगे और ऑयल बहुत क्वांटिटी में होता है, डीप फ्राइड करते हैं उसको प्रॉपर। तो वो मैंने ट्राई किया और उसमें एक अलग सी चटनी बनाते हैं जो कलौंजी, आप सुने हो? वो मिक्स रहता है उस चटनी में। अच्छा। तो वो चटनी मेरे को ना तो ख़राब लगी ना अच्छी लगी। मैंने वो बर्गर ट्राई किए थे, कॉमन थे बहुत मेरे लिए। तो मैं बोला ये ओवर हाइप्ड है या फिर लोग यही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उस ट्रेंड को देखते हुए दिल्ली में भी स्टार्ट हुआ वो चीज़ें। तो मुझे तो ऑन एवरेज लगा वो कुछ ज़्यादा खास नहीं, बुरा भी नहीं, मतलब खाया जा सकता है, बट ये है कि रेगुलर बेस पे नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ऑयल होता है उसमें। ऐसे कोई एक्सपीरियंस कि एक फूड के लिए आपको बहुत ही कोशिश या शिद्दत करना पड़े वहाँ पहुँचने का, ऐसे कोई लोकेशन? हाँ, मैं बता सकता हूँ जिसके लिए बड़े स्पेसिफिक आप उसी चीज़ के लिए मेरे को जाना है, इस काइंड ऑफ। देखिए, मैंने मनाली विजिट किया था। हाँ। मनाली में एक फोर्ट है, कुल्लू और मनाली के बीच में। मतलब फोर्ट नहीं बोलेंगे, झरना है और काफ़ी हाइट पे है वो। तो मैं वहाँ से मैंने बाइक रेंटल ली थी और उससे मैं गया था। शायद नागरा ऐसी कुछ नाम है उसका। नागरा हाँ, ऐसे ही कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा मेरे को। काफ़ी हाइट पे है वो। और वहाँ मैंने एक लोकल थाली ट्राई की और वो थाली में एक चटनी आई थी और वो चटनी किसी सब्जी से नहीं बनी, वो एक पेड़ के पत्ते से बनी। जो मैं मतलब सुना तो मैंने ट्राई, मतलब काफ़ी हो गए, मैं मतलब खाऊं नहीं खाऊं कुछ हो तो नहीं जाएगा, बट जब मैंने खाया और वो जो पूरी थाली थी, लोकल थाली, मतलब अगर उस कैफ़े की देखा जाए ना तो उसकी हालत भी ऐसी थी कि आंधी तूफान आए तो उड़ जाए। और सिंगल टेबल थी बस, तो हम काफ़ी लोग थे तो खड़े होके भी खाए और 80 रुपये या 100 रुपये उस टाइम उस थाली की कॉस्ट थी। बट वो इतनी वर्थ इट थी, इतनी टेस्टी थी, और वैसी चटनी मैंने ना आज तक खाई है कहीं, और वो मुझे दूसरी बार ट्राई करने का मौका भी नहीं मिला। उसके बाद मैं मनाली और गया हूँ बट उस जगह पर नहीं जा पाया हूँ। कुछ नाम था उसका? आप देखिए, वो जगह का कोई नाम नहीं था। चटनी का नाम? चटनी का नाम तो बताए थे बट मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो पत्ता जो लोकल पत्ता था वहाँ पे वहीं मिलता है वो पत्ता, क्योंकि उसको जो मॉइस्चर चाहिए वो मनाली के एटमॉस्फेयर में ही वो बड़ा होता है पेड़, और उसी के पत्ते से बनती है। आजकल ना बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब कॉलेज हो जाता है तो या फिर कॉलेज चालू करते हैं, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म उन्हें पता नहीं होता है कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है। वो या तो डॉक्टर बनते हैं या तो इंजीनियर बनते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक इस काइंड ऑफ IAS IPS ऐसा पढ़ाई करते हैं। तो सोशल मीडिया को अगर आप लेके बताएं कि क्या उनका करियर सोशल मीडिया में भी बन सकता है? देखिए, सोशल मीडिया को करियर ऑप्शन में आप ले सकते हो, क्योंकि अभी तक ये चीज़ ना तो किसी टेक्स्ट बुक में आई है, बिल्कुल, ना इसके बारे में कोई बात करता है, ना बात करना चाहता है, ना स्कूल ना कॉलेज कोई नहीं बताता। इसका एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट भी नहीं है कि जहाँ जाके आप सीख सको। अगर है तो वो सिर्फ मान के चलिए सोर्स ऑफ इनकम बन चुके हैं। तो इस फील्ड में पैसा काफ़ी है, नो डाउट। अगर आप, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आप अच्छी मेहनत करते हो तो बहुत पैसा छाप सकते हो इस फील्ड में। तो लोग पता नहीं इस फील्ड को इतना लाइट क्यों ले रहे हैं, जबकि इसमें इतना पोटेंशियल है, आप इतने आगे जा सकते हो। और इसमें अभी देखा जाए तो डिजिटलाइज हो रहा है सारी चीज़ें, AI भी आ गया है, तो अभी तो बहुत इजी ऑप्शंस हो गए ये। बट इसके बाद भी ना तो कोई इंस्टीट्यूट बात करता है इसकी, ना कोई बात करना चाहता है। तो अभी जो जनरेशन आई उसको पता कैसे चलेगा? सोशल मीडिया सब यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, सब कुछ देखते हैं, सारी वीडियोस देखते हैं, बट कभी वो सोचते ही नहीं कि ये वीडियोस बनाते कौन है और बनती कैसे है, इसके पीछे क्या किट लगती है, क्या खर्चा आता है, नया पेज कैसे स्टार्ट करना है। तो इस चीज़ के बारे में आप बात नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? करेक्ट। तो मेरा ओपिनियन यही है कि
लोग इसके बारे में बात करें। और पेरेंट्स से भी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ में ना पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि हो सकता है कि इस चीज़ को अडॉप्ट करने में टाइम लगे, और अगर कोई स्टूडेंट इस पर जाता है, इसको एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करता है, तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है 3-4 साल तक कुछ भी ना कमाए, वो सिर्फ उसकी सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी ना हो, और वो पैसा इन्वेस्ट करते जा रहा है इस चीज़ में। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस है। अगर इसे एज अ बिजनेस लेके चलोगे तो इसमें आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हो। अच्छा, तो आपने ये चीज़ें कहाँ से सीखी? देखिए, मैंने तो ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखा है। मेरे को लगता था कि ये चीज़ मेरे को अप्लाई करनी चाहिए अपने ऊपर, अपने ब्लॉग में, मैं कर देता था। क्योंकि उस टाइम कंपटीशन कम था और नॉलेज भी नहीं थी, कोई सिखाने वाला भी नहीं था। अभी तो इंस्टीट्यूट भी आ गए हैं, काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं। आपके नोन में अगर कोई इन्फ्लुएंसर है तो आप उससे नॉलेज ले सकते हो, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज देगा आपको, जो इंस्टीट्यूट भी नहीं देगा। तो हमने तो ट्रायल एंड एरर से सीखा। ये डाला, ऐसे पोस्ट डालते हैं, ये वीडियो डालते हैं, इतनी लेंथ की डालते हैं, कहीं हिट हुई, कहीं नहीं हुई, फ्लॉप गई, तो वो सारा सीन चलते गया। कई बार रीच हमारी बहुत अच्छी गई, कई बार एकदम डाउन हो गई। शैडो बैन करके भी एक टर्म होता है, अगर सोशल मीडिया पे जाओगे, अगर आप अच्छा काम नहीं करो, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करोगे, तो शैडो बैन कर दिया जाता है आपके अकाउंट को। अच्छा, तो वो भी हमारे साथ एक आध बार हुआ है। तो उसमें क्या होता है, आप कुछ भी डाल लो, कैसा भी अच्छा कंटेंट डाल लो, आपका अगर 1 हफ्ते का हुआ है, 15 दिन का हुआ है, तो वो आपका कुछ वर्किंग ही नहीं करेगा उसमें। ना आपको लाइक्स आएंगे, ना व्यूज़ आएंगे। तो वहाँ एक डीमोटिवेशन मिलता है कि भाई काम छोड़ दो। रीज़न ऐसा होने का? हाँ, उसका रीज़न ये होता है कि या तो आप, जैसे पहले जब लोग सोशल मीडिया चलाते थे, तो एक वो रहता था, यार हमारे फॉलोअर जल्दी बढ़े, तो आप फॉलो कर रहे हो, फॉलो बैक कर रहे हो, अनफॉलो कर रहे हो, फॉलो बैक कर रहे हो, तो ये होता था ना। तो इसको सस्पिशियस एक्टिविटी के रूप में लेता है इंस्टाग्राम, और इसके कारण आपके अकाउंट को शैडो बैन दे दिया। आपका 1 हफ्ते तक नहीं चलेगा, या फिर आप किसी को डीएम नहीं कर सकते 1 हफ्ते तक, आप सॉन्ग्स यूज़ नहीं कर सकते। ऐसी सारी चीज़ें इंस्टाग्राम ने की हुई है पहले। अच्छा, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। चलो अब रैपिड फायर की ओर चलते हैं। मेरे पास कुछ टर्म्स हैं जी, जिसको आपको कुछ ही टाइम पे या जल्दी आपको उसका आंसर देना है। ओके, ठीक है? अगर मैं पूछूं आपका फेवरेट डेजर्ट कौन सा है? फेवरेट डेजर्ट में बात करेंगे तो मेरे को ड्राई फ्रूट्स की बाइट्स आती है, अच्छा। वो बहुत पसंद है। स्पाइसीएस्ट थिंग आपके लिए? व्हाट? स्पाइसीएस्ट थिंग? हाँ। मिसल पाव, महाराष्ट्र बहुत स्पाइसी रहता है। और माइल्डेस्ट, जो माइल्ड हो टेस्ट में? माइल्ड हो टेस्ट में तो पहाड़ी कोफ्ता बोल सकता हूँ, जो मुझे काफ़ी पसंद है। अगर मैं टोमेटो से लेके आपको कुछ पूछूं कि उसका डिश या कोई ऐसा आइटम जो टोमेटो से रिलेटेड है? मेरे घर में बनती है एक आलू टोमेटो की सब्जी। मतलब टोमेटो को आप बॉईल करो साजा, उसमें 2 कट लगाओ, आलू मैश करके आलू भरो, उसको फिर आप उसकी सब्जी बनाओ, तो वो मेरे को बहुत पसंद है। अच्छा, कोई अच्छा फ्रूट जो आप बहुत ज़्यादा फ्रूट पसंद है? हाँ। मेरे को देखा जाए तो फ्रूट में स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, और वो इसलिए पसंद है, उसका रीज़न कि मैं पुणे में रहा हूँ, तो मैंने जो मतलब फ्रेश स्ट्रॉबेरीज होती है ना, आप खुद तोड़ रहे हो और खा रहे हो। तो पुणे से महाबलेश्वर आप जाओगे, पंचगिनी महाबलेश्वर, तो वहाँ बहुत सारे फार्म है। अच्छा। आपको विजिट भी कराएंगे, आप तोड़ सकते हो, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो वहाँ पे मैंने बहुत इस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया, तो मेरे को स्ट्रॉबेरीज बहुत ज़्यादा पसंद है। छत्तीसगढ़ पे बेस्ट मोमोज? हाँ, देखिए रायपुर में तो अभी इतनी मोमोज स्टॉल्स हो चुकी हैं, और कोई एरिया, हर जगह का ना स्पेसिफिक मोमोज बहुत टेस्टी है। हाँ। जैसे तंदूरी मोमोज के लिए मेरे को कटोरा तालाब काफ़ी पसंद है, और अगर मेरे से बात की जाए तो वो फ्राइड मोमोज के लिए मेरे को नेताजी होटल के सामने एक स्टॉल है, वहाँ का फ्राइड मोमोज बहुत कम प्राइस में आता है। अगर देखा जाए लोगों को चीप लगेगा, बट मेरे को बहुत टेस्टी लगता है वो। और कुरकुरे मोमोज की बात करें तो समता कॉलोनी में है स्टॉल एक, तो वहाँ का मेरे कुरकुरे मोमोज पसंद है। और अगर आप ग्रेवी मोमोज की बात करें तो एनआईटी चौपाटी है। तो हर स्पेसिफिक जगह का है जहाँ का मोमोज एक अलग टेस्ट देता है। आपका कंफर्ट फूड, जब सब कुछ नहीं सेचुरेट हो जाते हैं ना, उसका लगता है कि यही खा लूँ बस, मेरा फेवरेट है। नॉर्थ इंडियन फूड। क्या होगा नॉर्थ इंडियन में? नॉर्थ इंडियन फूड में बात करेंगे तो मेरे घर का फूड मुझे बहुत पसंद है। स्पेसिफिक पराठा मिल जाए, उसके साथ कुछ भी नहीं होगा ना, तो मैं प्याज से भी खा लूँगा उसको, प्याज नमकीन के साथ। टी और कॉफ़ी? कॉफ़ी। मिडनाइट क्रेविंग्स? और मिडनाइट क्रेविंग्स के टाइम पे मैं घर का बना हुआ चूड़ा ज़्यादा खाता हूँ।
आपने कभी ट्राइबल फूड ट्राई किया है, जैसे बोड़ा, बास्ता, फुटू? नहीं ये छत्तीसगढ़ के ट्राइबल फूड्स हैं। नहीं, मैं फोटो मैंने सुना हुआ है और एक आध जगह ट्राई किया हुआ है, बट मुझे उतना पसंद नहीं आया क्योंकि मशरूम मैं बहुत कम खाता हूँ। ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपके साथ हो, जैसे कि आप किसी एरिया में गए हो और वहाँ आपको वेज फूड नहीं मिला क्योंकि आप वेजिटेरियन हो, राइट, और वहाँ पर सिर्फ नॉन वेज है या आपके लायक खाना नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन आप फेस करे हो? हाँ, ऐसा इंसिडेंट तो काफ़ी बार हुआ है, बट एक इंसिडेंट पे मैं बात करता हूँ। हाँ। मैं आज से करीबन 10 या 11 साल पहले जगन्नाथपुरी विजिट किया था मैंने, उड़ीसा। और उस टाइम पे वहाँ वेज फूड रेस्टोरेंट्स बहुत कम थे, या तो कोएट थे। हाँ। दोनों जगह। मेरे साथ फैमिली थी, स्पेशली मेरी मदर। ओके। जिनको ना मतलब अगर देख लिए कि यहाँ नॉनवेज भी बनता है तो नहीं खाएंगे, तो वो नहीं खाएंगे। हमारा तो हम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम खा लेते हैं। बट उनको ऐसा है कि अगर देख लिए तो नहीं खाएंगे। अब हम लोग काफ़ी लोग गए थे, मेरे रिलेटिव भी थे। तो ऐसा था, मेरे साथ में मेरी मासी भी थी, उनका भी सेम मम्मी जैसा सीन था। हम एक रेस्टोरेंट पे बैठे थे और क्योंकि काफ़ी ढूंढने के बाद हमको वेज रेस्टोरेंट्स वहाँ नहीं मिले और काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी उस दिन पुरी में, और रात का टाइम था। बैठ गए खाना खाने, उस टाइम लाइट नहीं थी उस रेस्टोरेंट में। बैठे, हमने ऑर्डर दिया, हमारा फूड आ रहा था, सडनली उतने में लाइट आया। अब जस्ट हम बैठे हैं, उसके जस्ट सामने एक टेबल पे नॉनवेज खा रहे हैं एक फैमिली। अब मम्मी को देख लिए। अब मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि फूड नहीं मिल रहा है और आप नखरे दिखाओगे तो कैसे खाओगे। तो वही सीन था, मम्मी बोल भी नहीं पा रही है कि नहीं खाना है और खा भी नहीं पा रही है। तो आया, मम्मी की थाली लगा, मम्मी ने लिया। बट अब बाजू से मेरे बोल रहे हैं, भाई रोटी मेरा ले लो, पापा ना देखें, तो आप खा लो इसको। मम्मी भूखी रह गई। तो वहाँ वो प्रॉब्लम मेरे को बहुत आई कि आज मम्मी भूखी सो रही है। फिर मैंने उनको ना मार्केट से बॉइल्ड फल्ली ला के दिया, वो रात खा के वही सोए वो। अगले दिन मैंने हंट किया कि मेरे को एनी हाउ वेज वाला चाहिए। मेरे को एक रेस्टोरेंट मिला वहाँ पे, वहाँ वो भी चपाती नहीं थी उसके पास, राइस थाली थी। हम राइस थाली खाने बैठे और बहुत फनी इंसिडेंट था ये इसमें भी कि खाने बैठे हैं, हमारी बात हुई अप्रॉक्स 80-90 रुपीज़ पर थाली बात हुई होगी कि इतना लेंगे, और अनलिमिटेड थी वो थाली राइस की, जिसमें राइस, दाल, सब्जी और अचार, ये चीज़ें थी। तो हम बैठ गए और 3 से 4 दिन से हम अच्छे से खाना नहीं खाए थे एटलीस्ट, क्योंकि वहाँ अच्छा फूड नहीं मिल रहा था वेज में। तो मैं बोला आज तो खाएंगे, राइस मिल गया, कंफर्ट फूड है। बैठ गए, अब खाने लगे। अब देखे हम लोग बार बार रिपीट मंगा रहे हैं। अब वो रेस्टोरेंट पता नहीं क्या रेस्टोरेंट ओनर के दिमाग में आया, उसने थाली की प्राइस इंक्रीज़ कर दी सडनली। बोले 80 नहीं, अब जब हमने बिलिंग करने गया तो 80 नहीं 100 लेंगे हम। तो उससे बहस हुआ थोड़ा बहुत ये। तो वो एक इंसिडेंट याद रह गया क्योंकि फ़नी भी था, और ये सडनली ये चीज़ें हुई। मतलब तब लगता है कि भाई ऐसी जगह अगर फंस गए आप जहाँ आपको वेज फूड नहीं मिल रहा है, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। तो उस दिन से हमेशा हम प्रीफर करते हैं कि अगर घर से बाहर निकल रहे हो फैमिली के साथ, तो घर का एटलीस्ट सूखा नाश्ता लेके साथ निकलो। करेक्ट। क्योंकि उस टाइम हम रिटर्न भी हो रहे थे ना, भुवनेश्वर पहुँचे थे, तो वहाँ भी अब हमारी ट्रेन है तो स्टेशन के पास ही रहना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन है। तो वहाँ भी एक पराठा का स्टॉल था, और उस टाइम वो पराठा 2 रुपये पर पीस में दे रहा था, आलू की सब्जी के साथ। अच्छा। तो बहुत पतले पतले पराठे थे, जैसे आप 1-2 बाइट में पूरा पराठा खा लोगे, इतना पतला पतला था भुवनेश्वर में। तो हमने वहाँ खाए। अब उसको ऑर्डर दिया, बोले भैया 150 पराठा पार्सल कर दो, और अप्रॉक्स 80-100 हम वहाँ खा चुके। तो वो भी शॉक्ड हो गया था, भाई कितने दिन के भूखे हैं लोग, और कितने लोग हैं जो 150 पराठा ऑर्डर मांग रहे हैं। अच्छा। तो एक फनी इंसिडेंट ये हमारे साथ हुआ था जहाँ वेज फूड नहीं मिला हमको। और ऐसा कुछ क्रेजीएस्ट फूड कॉम्बिनेशन कहीं गया हो और इतना उटपटांग खाना है? कहीं गया वो तो देखो, अभी इस लाइन में हूँ मैं, फूड ब्लॉगिंग लाइन में, तो काफ़ी बार चीज़ें मिलती हैं जो नहीं होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट। बट इस चीज़ को अगर देखा जाए तो मैं भी एक एक्सपेरिमेंटल बंदा हूँ। मैं बचपन से ही एक्सपेरिमेंट किया हूँ फूड के साथ, और एक कॉम्बिनेशन है जो मुझे पसंद है, पर लोगों को बताता हूँ तो ऐसा मुंह बन जाता है उनका, अरे यार ये कोई कॉम्बिनेशन है। मैं दूध के अंदर आलू भुजिया डाल के खाता हूँ। बहुत चैलेंजिंग है। बट वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी, मैंने ट्राई किया तो। बट हाँ, वियर्ड तो है। हाँ, सुनने में ही अजीब लगता है। और अपार्ट फ्रॉम यू, ऐसा कोई जगह जहाँ पर बहुत ही वियर्ड खाना मिलता हो, क्रेजीएस्ट बोल सकते हो?
मैं क्रेजियस्ट बोलूँ तो इस चीज़ को बोल सकता हूँ, बीच में भी ट्रेंड आया था इंस्टाग्राम वगैरह पे कि बिरयानी के अंदर चॉकलेट सिरप मिला के दे रहे हैं, चॉकलेट बिरयानी, अच्छा, चॉकलेट मैगी, फैंटा मैगी। इवन रायपुर में आपने डोसा खाया होगा, आपने बहुत तरीके का डोसा खाया होगा। आपने मीठा पान डोसा खाया है? नो। मीठे पान से डोसा बना हुआ है। अच्छा। और रायपुर का ही एक कैफ़े में स्टार्ट हुआ था, और इसके आर्टिकल्स वगैरह न्यूज़ पेपर में भी आए थे जब मैंने वीडियो पोस्ट की थी। तो वो कॉम्बिनेशन मैंने ट्राई किया, बट टेस्ट में तो अच्छा था, नो डाउट, और वो मीठा नहीं लग रहा था, सेवरी फ्लेवर दे रहा था। बट फिर भी एक बियर्ड कॉम्बिनेशन, सुन के ही नहीं खाएंगे लोग कि पान डोसा क्या है। तो ये चीज़ें हैं, मैं बोल सकता हूँ कि एक्सपेरिमेंट्स ऐसे ऐसे हुए हैं फूड में। आपने देखा वो इंटरनेट पे ओरियो पकौड़ा बिक रहा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसी, जैसे आप व्लॉगिंग कर रहे हो फूड का, और ऐसा कुछ खाना जो आपको कैमरा में दिखाना पड़ रहा है कि नहीं बहुत टेस्टी है, बट बैक एंड कैमरा आप बोल रहे हो कि भाई तू ये खाना दूसरों को मत खिला, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, देखिए इसमें मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। रायपुर में एक केटीएम में चाट वाले हैं, हाँ, उन्होंने एक चाट बनाई, वो भी किसी इन्फ्लुएंसर के बोलने पर कि भाई ऐसी चाट बनाओ जो पॉपुलर हो जाए। तो उनने क्या किया, वो बाकी चीज़ें भी सेल करते थे चाट के साथ जो बच्चों को पसंद होती है, कैंडी वैंडी। तो उन्होंने क्या किया, उन सब चीज़ों को मिक्स करके एक चाट बनाई जिसका नाम रखा मार्शमैलो चाट। ओके, मार्शमैलो चाट। मार्शमैलो जो आते हैं उसके साथ उन्होंने इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या मिक्स किया, गटागट 2-3 टाइप के, जेली क्यूब्स जो आते हैं वो, तो और फिर अपना भेल मिक्सचर के लिए उन्होंने चिकपीस यूज़ किए, मुर्रा यूज़ किया, तो उसकी एक चाट बनाई। लेमन भी उसमें स्क्वीज़ कर रहे हैं, ग्रीन चटनी, मिंट चटनी, और आपकी इमली चटनी, सारी दही, सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो आप सोचिए कि मैं कुछ मीठा बता रहा हूँ, उसमें इमली चटनी डाल रहा हूँ या ग्रीन चटनी डाल रहा हूँ, तो कुछ कैसा टेस्ट आएगा। तो वो चीज़ किसी ने वीडियो पोस्ट की उसकी, तो एक दिल्ली के फूड ब्लॉगर्स हैं, नोन ब्लॉगर्स हैं, काफ़ी फेमस हैं, उनका मेरे पास कॉल आया, बोले हमको ये वीडियो चाहिए जो अभी ट्रेंड करेगी मार्केट में, क्योंकि जिस इन्फ्लुएंसर ने डाला था उसकी रीच नहीं थी, बट उनको कहीं से कोई बता दिया कि, क्योंकि वो रिसर्च करते रहते हैं कि हमको रायपुर में कंटेंट क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा। तो उनका कॉल आया, मैं बोला ठीक है शूट कर दूंगा आपके लिए। तो मैं गया शूट करने, सारी चीज़ें उन्होंने मिक्स करके बनाई, मैं देख रहा हूँ और कैमरे के पीछे मैं ही शूट कर रहा हूँ। तो मैं जब तक तो ठीक है शॉक्ड हो रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे एक्सप्रेशंस ऑडियंस को नहीं दिख रहे हैं, बट जब टाइम आया उसको टेस्ट करने का, अब मैं तो बनते हुए भी देखा हूँ तो एक अलग फीलिंग आ गई कि नहीं खाना है, बट मेरे को तो ऑडियंस को बताना है कि इसका टेस्ट कैसा है, और जब तक नहीं खाऊंगा बताऊंगा कैसे। करेक्ट। तो टाइम आया, मैंने टेस्ट की, और ऑन कैमरा ही मैंने उसको बहुत गंदा बता दिया। अच्छा। क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पाया, और वाकई उसका मैंने जब फर्स्ट बाइट लिया मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं ऑन कैमरा ही दुकान वाले के पास पहुंच गया और उनको बोला भैया ये डिश आप बंद कर दो, ये आप देखोगे तो आपकी जितनी डिश पुरानी है वो नहीं बिकेगी, ये आप टोटली बंद कर दो, किसी के भी बोलने से आपने बनाई हो, ये पॉपुलैरिटी आपको कहीं डिमोटिवेट ना कर दे और आपका बिजनेस बंद ना कर दे। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि आज के बाद नहीं बनाऊंगा किसी के लिए भी, और वो डिश बंद कराई मैंने। बाप रे। तो ये बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन था मार्शमैलो चाट का। बहुत ही अजीब होगा। बहुत ज़्यादा अजीब था, ट्राई ना करें। फूड को लेके विजन क्या है आपका, ये बढ़ते इस शहर पे, इस स्टेट पे काफ़ी नए फूड्स आ गए हैं, वेस्टर्न फूड्स आ रहे हैं। देखिए वेस्टर्न फूड्स तो आ रहे हैं जो अच्छी बात है। ऑल्सो फूड व्लॉगिंग को लेके क्या विजन है? हाँ, मैं इसका बताता हूँ। फूड क्यूजिन्स नए नए आ रहे हैं, रायपुर में नई नई क्यूजिन्स डेवलप भी हो रही हैं और रेसिपी भी डेवलप हो रही हैं, और जो आ रही हैं अच्छी बात है, क्योंकि फूड कल्चर बढ़ रहा है, बिजनेस भी बढ़ेगा इससे, सब चीज़ें। बट एनी हाउ सडन एक चीज़ प्रॉब्लम करती है हमेशा, जो हो सकता है काफ़ी लोगों ने फेस की होगी। आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं या कहीं भी आप खड़े हैं और कोई आ गया आपसे कि भी हमको फूड खिला दो, तो आप लोगे, खिला दोगे, बट समहाउ आपने कुछ नोटिस किया होगा कि जो खुद कैपेबल हैं खाने के, बट हो सकता है वो रेगुलर ना खाते हैं उस फूड को, क्योंकि उनकी मंथली इनकम उतनी नहीं है, बट वो खाना चाहते हैं, हकदार हैं उस चीज़ के, क्योंकि पैसे दे रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ नोटिस किया कई जगह कि एक इंसिडेंट था, मैं एक कैफ़े में बैठा था और एक फैमिली थी,
मतलब माँ तो साथ में नहीं आई थी, उसके फादर थे और 2 बच्चे थे छोटे छोटे, उनको पिज़्ज़ा खाना था। अच्छा। और वो रेस्टोरेंट में आए। उनकी ड्रेसिंग सेंस, या बोल सकते हैं कि ड्रेसिंग उनकी उस कैफ़े के ओनर की, बोल लो कि जो चाहते हैं कि कैफ़े में विजिट करने के लिए जैसी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए वैसा नहीं था। तो उन अंदर आ रहे थे तो स्टाफ ने निकाल दिया उनको कि आपके लिए कैफ़े नहीं है। तो मैं इस चीज़ को नोटिस किया, और तो एक अजीब फीलिंग आती है कि भाई अपन खा सकते हैं, वो पैसा दे रहे हैं, मांग तो नहीं रहे आपसे फ्री में, तो वो भी तो खा सकते हैं ना बैठ के। और ऐसा कैफ़े ओनर्स के साथ या कैफ़े स्टाफ्स के साथ ही नहीं होता, अपनी सोसाइटी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। अच्छा। मैंने देखा है कि अगर अपन यहाँ बैठे हैं और कोई वैसा फैमिली आके बैठ जाए तो उठ जाते हैं यहाँ से, या बुला लेते हैं किसी को, भाई ये क्या है, ऐसे लोग कैसे आ रहे हैं, कैसे एक साथ खा सकते हैं। तो ये चीज़ धीरे धीरे कम हो, ज़्यादा बेटर है। और इसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए कि भाई इसके लिए या तो फिर सब मिलके एक PIL फाइल करें या पेटिशन सब लोग मिलके दें, तो हो सकता है इसके ऊपर कुछ बने। या फिर लोगों को समझना होगा कि भाई सबका हक है, अगर पैसा है तो सबका हक है। हो सकता है कि आज मेरे पास पैसा हो बट मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं ड्रेसिंग सेंस वैसा नहीं पहनना चाहता हूँ, मैं कपड़ों पे खर्चा नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं खाना तो खाना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को जज करके ना किया जाए तो हो सकता है ये चीज़ें कि अच्छी हो जाए, और इस फूड इंडस्ट्री में ये बड़ा एक अच्छी काम हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। कई व्यूअर्स, कई व्लॉगर्स होते हैं जो अपने फॉलोअर्स को फेक भी बताते हैं। जैसे कि सपोज कहीं कुछ फूड आइटम है, हो सकता है कि उसका टेस्ट उतना सही ना हो, बट फॉर द प्रमोशन वो लोग फेक रिव्यूज़ देते हैं। देखिए, इस इंडस्ट्री में अगर आप हो तो आपको प्रमोशंस का काम आया है जी। तो या तो मैंने कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी देखे और ऐसे रिव्यूज़ भी देखे हैं जो बिना टेस्ट किए भी लोग बता देते हैं अच्छा है। और रायपुर में मैं भी उनसे इंस्पायर होकर चले जाता हूँ कि भाई मेरे को भी ट्राई करना है, और वो टेस्ट नहीं समझ आता है। हो सकता है या तो मेरे टेस्ट वर्ड्स अलग हो, उनके टेस्ट वर्ड्स अलग हो, जो उनको अच्छा लगे वो मेरे को अच्छा ना लगे, मेरे को जो अच्छा लगे उनको ना लगे। तो बट मेरे साथ हमेशा जब भी मैंने रिव्यू दिए, मैं ऑन द स्पॉट बोल देता हूँ कि भैया अच्छा नहीं है, और इन हाउ मेरे को अगर वो वीडियो डालनी पड़ी तो मैं वीडियो में ही बता देता हूँ कि यहाँ की ये चीज़ बिल्कुल भी ना ट्राई करें और ये चीज़ ट्राई करें। तो वो चीज़ें मैं ऑन द स्पॉट बता देता हूँ। तो कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिसके कैफ़े के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि आप कैसे नेगेटिव फीडबैक दे सकते हो। बट यार, अगर आप सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो ना, तो आप बिजनेस रन कैसे करोगे? या तो वो ठीक करे चीज़, आपको नेगेटिव फीडबैक भी एज अ पॉजिटिविटी के साथ लेना पड़ेगा कि भाई हाँ ये अच्छी चीज़ है कि हमको नेगेटिव मिल रहा है तो हम इसको और बेटर बनाएंगे। बट यहाँ लोग गलत ले लेते हैं उस चीज़ को। बट अपना काम है लोगों तक पहुँचाना, अपन पहुँचाते हैं, इसमें ऑडियंस का प्यार भी मिलता है। ऑडियंस बोलती भी है कि ठीक है, आपको अच्छा लगा तो अच्छा है, नहीं लगा तो नहीं लगा। वैसा तो मैं फीडबैक दे देता हूँ, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और आजकल ट्रेंडिंग फूड क्या चल रहा है? अभी देखा जाए तो ट्रेंड में एक नई डिश मैंने देखी, पता नहीं उसका नूडल्स नाम क्यों रखा। मैं अगर उसका नाम रखता तो मैं कोरियन पोटैटो रिंग्स रखता। अच्छा। बट उस डिश का नाम है कोरियन पोटैटो नूडल्स। ओके। बेसिकली वो पोटैटो से बनती है। आलू को लेते हैं, बॉइल करते हैं, उसको मैश करके एक डो तैयार करते हैं, एक स्ट्रक्चर दे देते हैं, गोल डो बनता है उसका। डो की छोटी छोटी बॉल्स बनाते हैं और उसको प्रेस कर देते हैं हल्का सा राउंड शेप में। तो हो जाता है रिंग्स टाइप का, बट वो होलो नहीं होती, प्रॉपर रहता काइंड ऑफ रिंग्स है। और उसमें जो आपको मसाले मिक्स करने हैं वो सारे मिक्स कीजिए आप, जैसे मिर्ची हो गई, मसाले हो गए, स्पाइसी चाहिए तो, और मिंट पुदीना वगैरह ये सब चीज़ें ऐड की आपने। फिर हॉट ऑयल, एक्चुअली जो आलू की आप बॉल्स बनाते हो उसको बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद तुरंत चिल्ड पानी में डालते हैं उसमें। उसके बाद सारे मसाले ऐड किए आपने, और उसके बाद हॉट ऑयल लेके आपने तिल भी डाल दी उसमें। जो कोरियन नूडल्स खाई होंगी आपने, बिना तिल के नूडल्स मेरे हिसाब से कोरिया में नहीं बनता। हाँ, कोरियन नूडल्स आपने खाया होगा। हाँ। तो आप देखे होंगे उसमें ऑयल के साथ तेल वगैरह मिलता है, साथ में चिली ऑयल्स होता है, तिल होता है, सेसमेस, वही वो सब डलता है। हॉट ऑयल डालते हैं, उसको सॉटे करते हैं और फिर उसको ट्राई करते हैं। तो ये ट्रेंड में बहुत चल रहा है अभी। बट मेरे को ये है समझ नहीं आया कि नूडल्स नाम क्यों रखे, क्योंकि नूडल्स तो लंबे होते हैं। हाँ राइट।
पास्ता रख देते। पता नहीं क्यों अलग-अलग टाइप्स के होते हैं। मेरे को अगर उसका शेप देख के रखा नाम रखना होगा तो मैं रिंग्स रखता अच्छा, या नगेट्स बोल सकता। कोई आपके लिए अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन जो एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन वो इतना ऑसम टेस्ट था? ऐसा तो कुछ था नहीं अभी तक, ऐसा है नहीं कुछ। अच्छा अच्छा। और आपके सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे फूड्स का रिव्यू करते हो और काफ़ी जगह से आपको नेगेटिव कमेंट्स भी आता होगा। हाँ। तो आप हैंडल कैसे करते हो? देखिए स्टार्टिंग में जब ये चीज़ें होती थी, एक वीडियो थी जो मैंने फेसबुक स्टार्ट की थी और पोस्ट की थी कुछ मंथ्स बाद ही, नड्डा चाट की। एक बुजुर्ग अंकल थे जो रायपुर स्ट्रीट मार्केट में मेरे को दिखे थे जी। अवंती बिहार के आगे। हाँ हाँ हाँ, उधर जाते हैं ना वो एरिया में वो भर के देते हैं। हाँ, वो अंकल, मैंने उनका वीडियो शूट किया और फेसबुक पे पोस्ट किया। उसमें भर भर के नेगेटिव कमेंट्स थे। रीज़न अनहाइजेनिक, उनने ग्लव्स नहीं पहना था, स्टॉल्स पे मक्खियाँ थी। हाँ हाँ, बट आप स्ट्रीट फूड को जस्टिफाई नहीं कर सकते हाइजीन के लिए। करेक्ट। अगर आपको हाइजीन फूड खाना है तो आप रेस्टोरेंट जाओ, कैफे जाओ। और क्या पता आपको अंदर में कैफे और रेस्टोरेंट्स कैसे बना रहे हैं, आपने उनकी किचन विजिट की है? नहीं किए। नहीं। तो लोगों का एक माइंडसेट भी हो गया कि भाई ये स्ट्रीट फूड है ना, ये कुछ नहीं बोल सकते, इनके लिए नेगेटिव कमेंट दे दो क्योंकि अपने को दिख रहा है अनहाइजीन है। बट आप खाते भी सबसे ज़्यादा स्ट्रीट फूड हो। करेक्ट। तो ये चीज़ें होती हैं। तो स्टार्टिंग में जब वो मैंने वीडियो पोस्ट की थी उस पर कमेंट्स आए थे तो मेरे को बुरा फील हो रहा था यार। काफ़ी हेटर्स बने होंगे, लोग मेरे को गाली दे रहे हैं, मैं गाली तो नहीं सुनने आया हूँ। मेरे को तो चाहिए कि भाई लोग अप्रिशिएट करें, और गालियाँ मिल रही हैं। तो कुछ दिन मेरा माइंड डिस्टर्ब रहा उस चीज़ से। बट अपन जिस इंडस्ट्री में है तो एनी हाउ अपने को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा चीज़ें। धीरे धीरे टाइम टू टाइम अपन इन चीज़ों को इग्नोर करना सीखे। और अभी भी नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते हैं। रिसेंटली एक बात है, मैं गोवा जा रहा था बाय रोड से, पुणे से गोवा के बीच में एक जगह मिली जहाँ मेरे को फ्रूट दिखा और मैं रोक दिया गाड़ी। और वो फ्रूट मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है, उन्होंने मुझे नाम बताया उसका। मैंने वो वीडियो डाली, अंजीर फ्रूट, जिसे लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं क्योंकि उस काइंड ऑफ वैरायटी में सेम दिखने वाले फ्रूट और भी होते हैं। करेक्ट। अब उस वीडियो के कमेंट सेक्शन अगर आप खोलेंगे, वो वीडियो 10 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं उसमें। इंस्टाग्राम पे मैंने डाला है और उसके अगर कमेंट सेक्शन आप खोलेंगे ना तो सब गाली दे के बोलते हैं कि ये अंजीर फ्रूट नहीं है, ये फ्रूट है। अगर आपको मैं बताऊं कि सेम दिखने वाले दो मग हैं तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये नहीं ये वो वाला मग है? आप नहीं कर सकते ना इस चीज़ को। तो वैसे ही उस फ्रूट के बारे में लोग बता रहे हैं, मैं इग्नोर करना सीख गया हूँ, मैं रिप्लाई भी नहीं दे रहा हूँ उनका। आपको जो लग रहा है आप मानो, मेरे लिए जो है वो मेरे लिए है क्योंकि मुझे पता है ना उसकी ओरिजिनलिटी। जो फ्रूट का आप नाम ले रहे हो ना उसमें कीड़े होते हैं, आप तोड़ोगे तो कीड़े ही निकलेंगे। इस फ्रूट में कीड़े नहीं थे, ये अंजीर फ्रूट है। तो लोगों का कहना है ये तो मेरे गांव में मिलता है, पेड़ है, फ्री के हैं, आप इतना पैसा क्यों दे रहे हो? तो नेगेटिव कमेंट्स भरपूर है, हेटर्स मिलेंगे। और ये चीज़ ना मेरे लिए पॉजिटिविटी हुई क्योंकि उन कमेंट्स के कारण मेरी वीडियो वायरल हुई और 10 मिलियन प्लस व्यूज़ आए उसमें। वाह, अब नेगेटिव भी ज़रूरी है। हाँ, नेगेटिविटी को अगर आप पॉजिटिविटी में ले रहे हो तो ये आपको बेनिफिट देगी। और लोग कहते हैं ना कि अगर आपके हेटर्स बन रहे हैं, नेगेटिव आपको आ रहा है तो आप सोचो कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं, हाँ, ये तो सही है। अभी हाल ही कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी ने सारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था जी। तो मैं सुना कि आप उसमें गए हुए थे। हाँ, मेरे को मौका मिला था, DRM यहाँ का जो ऑफिस है, हाँ, तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया था एक सर ने। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सिस्टम इनका जो था इन्होंने रेलवेज को दे दिया था कि आप अपने शहर के इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढो और उनको कांटेक्ट करो। तो ऐसी मेरे को एक मौका मिल गया था, लक बोल लो या किस्मत, कुछ भी बोल लो उसको। तो मेरे को मौका मिला और ये अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रैब की। मैंने उनको रिस्पांस दिया कि हाँ भाई मैं जाऊँगा। सारी फैसिलिटीज़ मेरे को गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, आने से लेके जाने तक, रहने का, खाने का, सब चीज़ें। अच्छा, बस उसमें भी एक इंसिडेंट ये हुआ कि हमारे जो DRM ऑफिस के जो हमको इनवाइट कर रहे थे उनका या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो टीम थी उनका कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ आपस में और हमको आज निकलना था, उसकी जगह हम कल निकले थे, एक दिन लेट। और परसों इवेंट है,
हम आज निकले हैं और कल इवेंट है, मॉर्निंग में हमारी ट्रेन पहुंची, वो भी लेट हो गई। तो हमको 5 बजे पहुंचना था, हम पहुंचे 9 बजे, इवेंट चालू होने वाला है। तो अब हम क्या करें, हमको न्यूज़ आई कैसा सा इवेंट चालू होना है और आपके गेट एंट्री पासेस सारे वहीं मिलेंगे, ऐसा हैंडओवर नहीं कर सकते क्योंकि भाई इंडिया के पीएम आ रहे हैं तो सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी, 1 घंटे 1.5 घंटे पहले एंट्री होगी, उसके बाद एंट्री नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें थी, हमको पता चला, हमने कुछ नहीं किया, हम नहाए नहीं, कुछ नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं। फूड वगैरह हमने खाया था ट्रेन में, बट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट क्योंकि उठे ही नहीं थे, उतने में नींद आ गई, हम लोग कुछ नहीं, सबने हाथ मुंह धोया ट्रेन में ही, चेंज ट्रेन में ही किए, सारे लड़के थे, ठीक है, मैनेज किए। फिर हमारी होटल बुकिंग थी बट हमारी ट्रेन नहीं पहुंची थी और एक दिन हम लेट निकले थे, इसके कारण हमारी होटल बुकिंग 3 जगह थी। अच्छा, कि कहाँ सेटल हो जाए कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि थोड़ा हुआ वो मिसकम्युनिकेशन। पहुँचे, हम डायरेक्ट पहुँचे अपना प्रगति मैदान में, मंडपम, वहाँ देखे बहुत भीड़, और हमको बस लेने पहुँची थी रेलवे स्टेशन पे, देखा बहुत ज़्यादा भीड़ इन्फ्लुएंसर्स की, और ऐसे ऐसे चेहरे दिख रहे थे जिनसे हम मिलना चाहते हैं, काफ़ी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स हर जगह से जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको इंस्पिरेशन मानते हैं, और काफ़ी बड़ी हस्तियाँ दिख रही थी। तो देख के तो काफ़ी अच्छा लगा, बट इतनी भीड़, और जो गेट पासेस थे हमारे जो हमको मिलने चाहिए थे, वो एक सिस्टम होना था कि यहाँ से टीम आ रही है, उसके कोऑर्डिनेट बना दिए, तो वो पासेस लेने में हमको 2 से 2.5 घंटा लग गया। बाप रे। उसके बाद भी कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, और जिनको नहीं मिल पाया उनका एक टाइम था, सर्टेन टाइम, उस गेट में एंट्री जो हो गई उनकी हो गई, क्योंकि इनका एक्सपेक्टेशन कुछ कम लोगों का था, बहुत लोग गए थे, ऑलमोस्ट सारे इन्फ्लुएंसर आए थे, तैयारियां बहुत अच्छी थी नो डाउट, बट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग आएंगे तो नहीं मैनेज होता। करेक्ट। तो वही सीन था। तो कुछ लोग बाहर रह गए एंट्री गेट से, जिनको एंट्री एट द लास्ट तक मिला ही नहीं। ओके। और वो वेट कर रहे हैं कि अभी हमको मिल जाए, अभी हमको मिल जाए। तो ये सीन भी वहाँ पे हुआ था। और जिनको मिल गई पहले हॉल में, वो लाइव देख रहे हैं, और जिनको नहीं मिली वो प्रोजेक्टर पे देख रहे हैं इवेंट को, क्योंकि एक हॉल में इतने लोग तो नहीं आ सकते, कहने को बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। तो ये सीन हुआ, कुछ लोग बेचारे लास्ट तक वेट कर रहे हैं, अरे बाप, जिनको एंट्री नहीं मिली, बट वो इसलिए वेट कर रहे हैं कि एनी हाउ कुछ हो जाए, जुगाड़ हो जाए, बट सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी, कहीं से कोई एंट्री हो ही नहीं सकती थी। वो सब हुआ। फिर लास्ट में जब सब इवेंट ख़त्म किए और हमने इवेंट देखा मोदी जी का, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर सैल्यूट करता हूँ, काफ़ी मजाकिया हैं। और ये चीज़ें जो गवर्नमेंट ने स्टेप ली इन्फ्लुएंसर्स के लिए, जो कि हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इन्फ्लुएंसर्स के लिए ऐसा गवर्नमेंट कुछ कराए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज़ें कराई, और तो ये चीज़ें देख के अवार्ड दिए लोगों को जो इस फील्ड में, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, छोटे इन्फ्लुएंसर्स हो, बड़े हो, नए हो, कोई भी कैटेगरी हो, हर कैटेगरी को उन्होंने कवर किया। इवन आपका पेज 15 दिन पहले है तो उसके लिए अलग कैटेगरी है, आप सबसे फाइट नहीं करोगे। तो इनने जो अवार्ड सिस्टम रखा बहुत प्यारा रखा, और सबको अप्रिशिएट किया, हमारे वर्क को अप्रिशिएट किया, और समझा, एक अहमियत दी इन्फ्लुएंसर्स को कि भाई आपकी मार्केट वैल्यू है। और इस चीज़ को अगर इंडियन गवर्नमेंट समझ रही है तो इससे ज़्यादा प्राइड की बात क्या होगी। और इस इवेंट को देख के ना अधिकतर स्टेट्स ने ये इवेंट्स कराए, स्टेट लेवल पे भी। छत्तीसगढ़ में भी हुआ, जिसमें मैं फूड कैटेगरी में नॉमिनेटेड भी था, जीत नहीं पाया वो बात अलग है, नॉमिनेटेड था मैं फूड कैटेगरी में। तो ये चीज़ें मेरे को देख के बहुत अच्छी लगी कि सेंट्रल ने स्टार्ट किया ना, तो स्टेट गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया और ये चीज़ें कराई। तो ये चीज़ें तो अप्रिशिएट करने लायक हैं गवर्नमेंट्स की, कि इन्फ्लुएंसर को एक दर्जा दिया जा रहा है। जैसे आप बिजनेस मीट करते हो, वैसी इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी एक प्रोग्राम बन रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और होप सो फ्यूचर में भी ऐसा हो, ये एक चुनावी एजेंडा ना रहा हो तो फ्यूचर में भी होगा ऐसा, क्योंकि उस टाइम जब जस्ट उसके बाद लोकसभा चुनाव थे, तो लोगों को यही लग रहा था कि कहीं चुनावी एजेंडा तो नहीं है। अब देखो आगे क्या होता है। बट ये इवेंट बहुत था सक्सेसफुल और बहुत अच्छा लगा। जिनको एंट्री नहीं मिली उनको भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने सारे इन्फ्लुएंसर से लाइव मिलना,
हाँ सुनना, देखना, उनको अवार्ड मिलते हुए देखना। तो अगर जिस किसी को आप फॉलो करते हो, दिल से फॉलो करते हो, इंस्पायर लेते हो, तो उनको अगर अवार्ड मिल रहा है तो आपको भी उसमें खुशी होती है बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स थे जिनको मैं देखना चाहता था और मिला। उसमें से एक मुंबई के इन्फ्लुएंसर्स थे, कोई बेंगलोर के थे। तो एक इन्फ्लुएंसर्स मिले जिनको मैं पहले से नहीं जानता था, मैं वहीं मिला उनसे, भीड़ में ही बातचीत हुई हमारी। तो वो एक गेमिंग चैनल चलाते थे, चलाते हैं। अच्छा। और उनसे इंस्पायर होके मैंने अपना एक नया चैनल चालू किया, ब्योरा टीवी। तो उसमें क्विजेस, गेम्स, अभी तो एक ही एजेंडा आया उस चैनल पे, आगे बहुत सारे एजेंडा आने वाले हैं जिसके लिए मैंने प्लान किया हुआ है। तो शेयर कर देना डिटेल, में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिल्कुल जी। तो मैं उसमें गेम्स या क्विज कराता हूँ, इंस्टेंट कैश प्राइज रहता है। अच्छा। कैश प्राइज अभी भले छोटा है क्योंकि पेज भी बहुत छोटा है। बिल्कुल। जहाँ मेरे को लगेगा कि हाँ भाई ये अच्छा जा रहा है, ग्रोथ हो रही है, ऑडियंस सपोर्ट मिल रहा है, तो उसमें बहुत चीज़ें होनी है, बहुत चीज़ें बड़ी होनी है। तो अभी स्टार्ट है और स्टार्ट होते ही होल्ड पे भी आ गया क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट में बिजी चल रहा हूँ अभी, तो कोई भी पेज पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। पिछले 7 से 8 दिन हो गए, ज़्यादा ही हो गए। तो बट 1-2 दिन बाद सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, फिर से सारा नया कंटेंट आएगा। बिल्कुल। और गवर्नमेंट अगर ऐसे प्रोग्राम कराती है इन्फ्लुएंसर्स के लिए, साल में अगर 2-3 भी कराती है, एक भी कराती है, मिलता है, तो हमको लगेगा हम जो वैल्यू दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं ईयर ऑन ईयर इस चीज़ में, तो वो एक सक्सेस लगेगा। और लगेगा कि हमारी एक नया प्लेटफॉर्म खुल रहा है, इस मार्केट में लोग आने चाहिए। अगर क्योंकि देखिए किसी भी मार्केट में अगर भीड़ बढ़ेगी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल। कंपटीशन मत समझिए आप कि इन्फ्लुएंसर इतने हो गए और आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ेगा, बट वो कंपटीशन नहीं है, वो आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे। क्यों? अगर आप कोई कैफ़े ओनर है या रेस्टोरेंट ओनर है या कोई भी बिजनेस ओनर है, तो आपको लगेगा ना कि इन्फ्लुएंसिंग मार्केट में पावर है, मेरे को ऑडियंस तक पहुंचा रही है, मेरी वॉक थ्रू बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, तो आपको काम बढ़ेगा ना। बिल्कुल। कंपटीशन के साथ काम बढ़ता है, तो इसको पॉजिटिविटी में लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ हाँ, ये तो है। तो रोहित भाई, आपसे ये बात मतलब करके बहुत मज़ा आया और काफ़ी चीज़ हम लोग जाने सोशल मीडिया के बारे में, स्पेशली ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो सिर्फ यूट्यूब ही नहीं और भी मोनेटाइजेशन के सोर्स हैं। और काफ़ी अच्छा लगा इतने सारे फूड आइटम्स के बारे में बात करके। सो हम लोग को बहुत खुशी हुई कि आप आए, और मैं बोलूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल दोस सोशल मीडिया चैनल्स, और जल्द ही मिलेंगे फिर एक बार। श्योर, थैंक यू। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। ये मेरा पहला पॉडकास्ट था रायपुर में, और भी लोगों ने मेरे को पॉडकास्ट के लिए बोले, बट सम हाउ मैनेज नहीं हो पाया टाइम से रिलेटेड, ये तो काफ़ी अच्छा लगा। और आपसे भी मिल के अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मिला हूँ मैं आपसे। ठीक है। हाँ, और एक बात, आप जब हैदराबाद जाओगे तो हम लोग फिर करते हैं, फिर बिल्कुल बिल्कुल, साथ में एक्सप्लोर करेंगे हैदराबाद में। श्योर श्योर, क्योंकि हैदराबाद की मेरे को नॉलेज नहीं है। वेज भी बहुत अच्छा है वहाँ का मेरे को मतलब अभी पता चल रहा है कि हैदराबाद में इतना अच्छा वेज मिलता है। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।